आप सभी को नमस्कार। तो आज के सत्र में हम लोग करने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास। वन शॉट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को हम लोग दो भाग में कवर करेंगे। आज का जो पहला भाग रहेगा जहां पे हम लोग इसको जहां से प्राचीन भारत शुरू होता है यानी कि पाषाण काल, तो पाषाण काल से इसको हम लोग लेकर के चलने वाले हैं कहाँ, बुद्धिज्म और जैनिज्म तक। और उसके बाद इसका सेकेंड भाग आएगा, वहां पे हम लोग जो मौर्य काल से लेकर के मौर्य उत्तर काल, गुप्त काल, कुषाण, इनको हम लोग कवर करेंगे। आपको पता है कि इंडियन हिस्ट्री जो है वो आपका सीजीपीएससी रहे, व्यापम रहे, एसएससी रहे, कोई भी वनडे एग्जाम रहे, कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है और एक वीडियो में कवर करा पाना थोड़ा जटिल होता है। इसलिए हम लोग इसको दो वीडियो में कवर करेंगे, एंशिएंट को। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर आप चाहेंगे कि इस प्रकार की वीडियो वन शॉट्स वाली जो हमारे वीडियो सीरीज है ये चले, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो में काफी ज्यादा एफर्ट लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले पाए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। हमारे सीजीपीएससी सीरीज का ये 24वां वीडियो है। इससे पहले 23 वीडियो और डालने जो सीजीपीएससी ओरिएंटेड है, जरूर जाके देखिएगा, आपको फायदा करेगा। इसके अतिरिक्त जो हमारे साथ नए जुड़े हैं विद्यार्थीगण, वो यहाँ से मेरे बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में मैं स्टेट टैक्स जीएसटी इंस्पेक्टर के पद पे हूँ। इसके बारे में भी कभी चर्चा करेंगे, क्या काम रहता है, हम लोग का फील्ड वर्क कैसा रहता है, ये सारी चीजों के ऊपर भी हम लोग किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। आइए, बहुत सारे लोग आखिरी समय है, 1 महीना बचा हुआ है और सीजीपीएससी की टेस्ट सीरीज के तलाश में है। तो सीजीपीएससी प्री का एक शानदार टेस्ट सीरीज हमारा चल रहा है। फर्स्ट कमेंट में लिंक मिल जाएगा आपको, 499 का प्राइस है। ऑलरेडी इसके 10 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, फुल टेस्ट बचे हुए हैं। तो सिर्फ टेस्ट अवेलेबल नहीं है, टेस्ट के अलावा टेस्ट के आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो सॉल्यूशन के ऊपर वर्क होना शुरू हो गया तो टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ये जो वन शॉट वीडियोस में डाल रहा हूँ इसके भी पीडीएफ मिल जाएंगे। कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट डले हुए हैं, करंट अफेयर डले हुए हैं, इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, सब आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। फर्स्ट कमेंट में लिंक है, जाके जरूर चेकआउट करिएगा। बहुत सारे विद्यार्थी हमसे ज्वाइन बटन के बारे में पूछ रहे थे, ज्वाइन बटन क्या है? तो ज्वाइन बटन हमारे साइड से एक एफर्ट है, एक प्रयास है। क्या है? कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट जो हम लोग आपको प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं वो मैं इस ज्वाइन बटन के माध्यम से प्रोवाइड करा रहा हूँ। खासकर जो वीडियो सॉल्यूशन है टेस्ट के, वो सारा चीज इसमें देखने को आपको मिलेगा। तो टेस्ट सीरीज भी लें और ज्वाइन बटन भी करें, ऐसा जरूरी नहीं। अगर आपने टेस्ट सीरीज लिया है तो वो सारे वीडियोस आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे, अलग से एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। जो यूट्यूब में वीडियो डाल रहा हूँ रेगुलर, वो डलेगा ही। तो इस चीज के लिए भी बाकी सब्सक्राइबर निश्चिंत रहे कि मैं ज्वाइन बटन में प्रोवाइड नहीं करा रहा हूँ, ज्वाइन बटन को एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, एक्स्ट्रा कुछ मैं अपने एफर्ट से प्रोवाइड करा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए जो रेगुलर वीडियो है वो आती रहेगी, इसमें कोई इशू नहीं है। और आप चाहते हैं कि पूरा एक कंप्लीट कोर्स आपको देखना है तो ये 4999 के प्राइस में आपको कंप्लीट कोर्स देखने को मिल जाएगा। ये भी फर्स्ट कमेंट में जरूर जा करके एक बार चेकआउट करेंगे। चलिए शुरू करेंगे हम लोग। और क्योंकि इंडियन हिस्ट्री करना है तो बहुत सारी बेसिक डिटेलिंग है, उसको हम लोग को समझना पड़ता है, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। तो जब हम लोग प्राचीन भारत की बात करते हैं तो प्राचीन भारत की शुरुआत कहाँ से होती है? स्टोन एज, जिसको आप पाषाण काल भी बोलते हैं, है ना। स्टोन एज क्या था, कैसा था, वो सारी चीजों के ऊपर हम लोग अगले स्लाइड पे देखेंगे। सबसे पहले स्टोन एज भी क्या किसी कालखंड के अंतर्गत आता है, इसको समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो जब हम लोग पूरा भारत का इतिहास के बारे में बात करते हैं तो आता है आपका प्रागैतिहासिक काल, दूसरा रहता है आपका आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा रहता है आपका ऐतिहासिक काल। ये 3 भाग को आपको समझना बहुत आवश्यक है, इसके बाद ही हम लोग हिस्ट्री को शुरू कर पाएंगे। जैसा प्रागैतिहासिक काल, तो प्रागैतिहासिक काल वो कालखंड है जहां पे आपको आर्कोलॉजिकल एविडेंस, है ना, पुरातात्विक जो खुदाई हुई थी उसके आधार पे जो प्रमाण मिले हैं वो है। इस समय ज्ञानी मानव धरती पे आ चुके थे, लेकिन बोलना लिखना पढ़ना तो जानते नहीं थे। तो यहाँ के जो प्रमुख साक्ष्य हैं वो खुदाई से ही अपने को मिले हुए हैं। इसमें एक ही कालखंड आता है जो कि है स्टोन एज, पाषाण काल। तो पाषाण काल भी आपका 3 भाग में विभक्त होता है। आपका शुरुआत में आ जाएगा आपका पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल। तो इन तीनों को भी हम लोग देखेंगे। आदि ऐतिहासिक काल क्या होता है? वो कालखंड है जिसमें हमारे जो सभ्यता संस्कृति बनाने वाले लोग हैं, ज्ञानी मानव लोग हैं, धरती में आ गए हैं, रहना भी शुरू कर दिए हैं, बोलना भी आता है, लिखना भी आता है, लेकिन उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, हम लोग समझ नहीं पाए हैं। वो है आदि ऐतिहासिक काल। इसमें एक ही काल आता है, एक ही कालखंड आता है, वो है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। हम लोग जो लिख करके गए, हम लोग अभी तक डिसिफर उसको नहीं कर पाए कि लिखे क्या है। ठीक, बाकी रहन सहन खान पान से पता चल जाता है कि इनका पहनावा कैसा रहा होगा, क्या मानते थे, क्या खाते थे, ये सब पता चल जाता है। लेकिन धौलावीरा का 10 सील वाला जो मुख मिला है बहुत महत्वपूर्ण है, गुजरात से मिला हुआ है।
अब हम लोग अभी तक उसको डिसिफर ही नहीं कर पाए कि लिखे क्या है हम लोग, इनकी मतलब क्या थी, तरीका क्या था हम लोग के बातचीत व्यवहार का, आदान प्रदान का, जो लिख करके गए हैं, सील बना के गए हैं, उनको हम लोग डिसिफर नहीं कर पाए हैं। तो ये हो गया आपका आदि ऐतिहासिक काल। उसके बाद शुरू होता है ऐतिहासिक काल। यहाँ पे जो मानव थे जो लिख करके गए, हम लोग अभी तक उसको पढ़ लिख पा रहे हैं, ये कहलाता है आपका ऐतिहासिक काल। जो शुरू होता है वैदिक सिविलाइजेशन से। संस्कृत आती है आपको, सुना तो आपने होगा ही, वैदिक सभ्यता से ही तो शुरू हुआ है वो। तो वैदिक सिविलाइजेशन का शुभारंभ होगा, फिर इसी से ही अपभ्रंश होगा, कुछ ब्राह्मी लिपि आप जानते हैं, उसी से ही कुछ और भाषाओं का जन्म होगा, विकास होगा, पाली बोली जाएगी, प्राकृत बोली जाएगी। तो ये सारा चीज जो रहेगा, जिसको हम पढ़ लिख भी पा रहे हैं, जो लिखे हुए लिखित साक्ष्य हैं, उसके आधार पर हम लोग जो इतिहास बता पा रहे हैं, वो है आपका ऐतिहासिक काल। इसी को आप प्राचीन, मध्य और आधुनिक में विभक्त करते हैं। तो ये 3 कालखंड है जो आपको जानना जरूरी है हिस्ट्री शुरू होने से पहले। अब शुरू करते हैं हिस्ट्री, और सबसे पहले हम लोग जाएंगे कहाँ, स्टोन एज में चले, पाषाण काल में चलते हैं, है ना। तो पाषाण काल 3 भागों में विभक्त है, मैंने आपको बताया था। एक है आपका पूरा पाषाण काल, दूसरा जो है आपका वो है आपका मध्य पाषाण काल, और जो तीसरा है आपका वो है आपका नवपाषाण काल। जब आप छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ते हैं ना, तो ये 4 भागों में विभक्त है, जो कि इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से गलत है, लेकिन अभी हम लोग इसी 3 को लेकर के चलते हैं। पूरा पाषाण काल वो काल रहेगा जब ज्ञानी मानव थे, ज्ञानी मानव तो हो चुके हैं ना, होमोसेपियन से इंसान बन गया, ज्ञानी तो हो चुके हैं हम लोग। इन लोग जंगलों में रहते थे, इन लोग गुफाओं में रहते थे, और इसमें स्टोन का प्रयोग सर्वाधिक होता था। हथियार क्या रहेंगे, पत्थर के रहेंगे। रखेंगे कहाँ पे, गुफाओं में रहेंगे, तो गुफाओं में क्या करेंगे, गुफा में गुफा पेंटिंग, जो शैल चित्र है वो भी करेंगे, है ना, शैल कृति जो रहेगा वो भी बनाएंगे। तो इस वजह से शैल चित्रों का महत्व बहुत ज्यादा है। तो पूरे भारत में जो सबसे प्राचीन प्राचीन में से एक, और आप ये भी बोल सकते हैं जो सबसे ज्यादा चर्चित स्थल है शैल चित्रों के लिए, वो है भीमबेटका की गुफा, जिसको आप ध्यान रखेंगे, जो कि कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो पूरा पाषाण काल में मानव आ चुके हैं। आने के बाद आग के बारे में पता है, देखे होंगे आग, वर्षा हो रहा है, बिजली हो रहा है, तो आग भी पता होगा इनको। आग को कंट्रोल नहीं कर पाए अभी तक, है ना, आग को कंट्रोल करेंगे आगे। लेकिन इस्तेमाल किस प्रकार की चीजों का कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं पत्थर का। पत्थर क्या आप फेंक करके मारते हैं, पत्थर का क्या बड़े पत्थर इस्तेमाल करते हैं, पत्थर लकड़ी में बांध दीजिए, हथौड़े टाइप से इस्तेमाल करते हैं, इस टाइप की चीज है। बड़े पत्थर को पटक दीजिए और टूट जाएगा, तो नुकीला पत्थर तैयार हो जाएगा। तो इस टाइप के पत्थर का उपयोग हो रहा है आपका पूरा पाषाण काल पे। अब क्योंकि ज्ञानी मानव आ चुके हैं, और अब हम लोग क्या करेंगे, किसी न किसी को तो पालतू बनाना ही पड़ेगा ना। तो हम लोग जो पालतू बनाते हैं वो बनाते हैं मध्य पाषाण काल में। यहां से शुरू करते हैं, दूसरा काल है। अब यहाँ पे हम लोगों ने आग की खोज कर ली है मध्य पाषाण काल में। मुख्य रूप से ये क्वेश्चन भी पूछता है, आग की खोज कौन से काल में हुई थी, तो मध्य पाषाण काल है। ठीक, मध्य पाषाण काल में अगर आग की खोज हुई है, तो आप पके भोजन खाएंगे, ठंडे क्षेत्र में जाकर के आप शिकार कर सकते हैं। अब पके भोजन खाएंगे तो हड्डी भी तो है, तो आप हड्डी भी हथियार के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारा चीज आपको मध्य पाषाण काल में देखने को मिलेगा। और यहीं पे हम लोग पकड़ते हैं हमारा पहला जानवर, जिसको हम लोग पालतू बना करके अपने पास लेकर के आते हैं, जो कि रहता है कुत्ता। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पालतू जानवर कौन है, तो आप आराम से बताएंगे कौन है, कुत्ता। ठीक, ये ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, मध्य पाषाण काल को थोड़ा सा और समझते हैं। तो पशुपालन, मध्य पाषाण काल में पशुपालन शुरू हो गया था। साक्ष्य हम लोग को आदमगढ़ से मिलते हैं। ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है, इसको आप ध्यान रखेंगे। मानव द्वारा बनाया गया सबसे पहला जो पशु है जिसको पालतू बनाया गया था, वह है कुत्ता। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक, ये भी हो गया है। ये 2 महत्वपूर्ण डेटा हमने देखा हुआ है। एक और क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि हम लोग पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, सर्वाधिक प्राचीन साक्ष्य मानव के कहां से मिले, ये तो बताइए। तो मानव के सर्वाधिक प्राचीन साक्ष्य अगर आपसे पूछेगा, तो ये है आपका नर्मदा घाटी। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, इस वजह से ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये भी हो गया। चलिए आते हैं अगला, कृषि। तो कृषि वो चीज थी जिसकी वजह से मानव आज के डेट में ज्ञानी मानव बन पाया, हम लोग सोच विचार कर पाए। देखिए, कल की खाने की अगर आपको फिक्र रहेगी, तो आप आगे का कैसे सोच पाएंगे। तो कृषि मानव सभ्यता की वो सर्वश्रेष्ठ खोज है जिसने आज के मानव को बसाया है।
सबसे बड़ी खोजों में से एक हम लोग कृषि को लेते हैं। पूछता है आपका कृषि की खोज कब हुई थी, तो ये है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में कृषि की खोज हुई थी। इंग्लिश में इसको नियोलिथिक कल्चर बोला जाता है ना। और हमने क्या किया, अलग अलग उत्पादक जो है वो उगाना शुरू किया। और स्थानीय जीवन का प्रथम प्रमाण कहाँ मिलता है, कहाँ से मिलता है, मतलब कुछ ना कुछ कृषि टाइप का मिला होगा, उसी से ही हम लोग अंदाजा लगाएंगे। तो पहले लिया जाता था मेहरगढ़, है ना। मेहरगढ़ वो जगह है जहां से पहले कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य के बारे में हमको पता चलता है। याद रखिएगा, शब्द सुनिएगा, मैंने पहले बोला है। ठीक, तो अभी कहाँ है, तो अभी आपसे पूछेगा तो करिएगा लहुरा देव। पहले अगर आपके पास ऑप्शन आता है कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, आपको लहुरा देव ऑप्शन में मिल रहा है, लहुरा देव लगा करके आइए, सही होगा। अगर आपको ऑप्शन आता है मेहरगढ़ का और लहुरा देव ऑप्शन में नहीं है, तो मेहरगढ़ लगा करके गया आइए, वो सही होगा। पहले जो हम लोग के पास खोज हुई थी उसके आधार पे मेहरगढ़ था। पुराने क्वेश्चन अगर कॉपी पेस्ट करते तो मेहरगढ़ लिया जाएगा, लेकिन नए क्वेश्चन बनाते हैं और उन्होंने डेटा अच्छा एनालाइज किया है तो वो लहुरा देव को ही आंसर लेंगे। कृषि बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा, चावल मैंने नहीं बोला है। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य आपसे पूछेगा तो कोल्डी हवा करिएगा। यहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है क्या, दिख तो रहा है, कोल्डी हवा। तो चावल के प्राचीनतम साक्ष्य पूछेगा तो कोल्डी हवा। ये दो इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखेंगे। तो याद रखिएगा कृषि की खोज कब हुई थी, नवपाषाण काल में, ऑफकोर्स नवपाषाण काल में होगी। तो इसकी वजह से एक चीज और होगा ना, अब जमीन छोड़ करके तो आप जाएंगे नहीं, आपको एक ही जगह खाने का पीने का, क्योंकि नदी किनारे ही हम लोग रहते थे तो खाने पीने का व्यवस्था हो जा रहा है। तो लोग क्या करेंगे, एक ही जगह पे घर निर्माण करके रहना शुरू कर देंगे। तो इसी की वजह से अगल बगल बहुत सारे घर बस्तियां बननी भी शुरू हो जाएंगी। तो कल्चर, संस्कृति भी आपका नवपाषाण काल में ही डेवलप होनी शुरू होगी। कल्चर जब डेवलप होगा, बातचीत करेंगे, टाइम पास भी करने के लिए बातचीत करेंगे। इसके अलावा कल्चर जब और ज्यादा अच्छा हो जाएगा तो इसी की वजह से सिविलाइजेशन, जो सभ्यता है, वो भी विकसित होनी शुरू होगी। तो नवपाषाण काल खासकर कृषि का इतना ज्यादा महत्व है। ठीक, लेकिन हम लोग जब बात करते हैं ना पाषाण काल का, तो पाषाण काल में यही सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो एग्जाम में पूछते हैं, वो मैंने एक ही पेज में कवर आपका करा दिया है। आइए कुछ चीजें जानते हैं परीक्षा विषय। सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो हमने सबसे पहली बार उपयोग में लाए वो कौन था, जौ। चावल मत करिएगा या गेहूं मत करिएगा, बार्ले। सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सा है, तो कॉपर। कॉपर का हम लोग इस्तेमाल करते थे, लोहा तो बहुत बाद में आएगा। एक क्वेश्चन पहले आया हुआ था, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो बुरजूम। तो यहीं से पता चलता है कि एनिमल लवर उस टाइम पे भी थे और कुत्ता ही हमारा पहला पालतू जानवर था। तो ये सारा इंफॉर्मेशन पाषाण काल को आपको क्लियर कराता है। सारा इंफॉर्मेशन हमने इसमें ही देखा हुआ है, हमने समझा हुआ है। चले आगे। आपके कुछ भी डाउट रहेंगे, प्रश्न रहेंगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। बाकी सारे जो विद्यार्थीगण इसको देख रहे हैं, अगर आपको आंसर पता होगा तो आंसर करें, नहीं तो बाद में मैं रिस्पॉन्स इसमें करूंगा ही। आइए, इसके बाद आता है हम लोग का सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको मैंने आपको बोला था कि ये आद ऐतिहासिक काल में आता है। आद ऐतिहासिक काल मतलब वो कालखंड, इन लोग जो लिख करके गए थे हम लोग अभी तक पढ़ ही नहीं पाए हैं। तो आद ऐतिहासिक काल सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन आप देखेंगे इतनी एडवांस सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, वो जो उस टाइम पे करते थे, कालखंड देखिए इनका, ये सबसे मैच्योर पीरियड है इनका। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व की बात हो रही है। अभी तो 2026 चल रहा है, तो 2000 भी मान ले, 2500 पहले ले लें, मतलब 4500 साल पहले। 4500 साल पहले ये जितने एडवांस थे, उतना एडवांसमेंट हम लोग अभी बन पाए, अब भी अपने आप को कर पा रहे हैं, और वो भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। घर बनाते थे हम लोग ग्रिड पद्धति में ऐसे। आपने कॉलोनीज देखी है, आपको ध्यान आ रहा है, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, ये इनके घर बनाने का तरीका है। बीच से ऐसे रोड जाती थी, ग्रिड पद्धति इसी को बोलते थे। ऐसे करके रोड जाती थी, ये है ग्रिड पद्धति। उस टाइम पे करते थे भाई, 4500 साल पहले। और चीजें बताऊं, ये घर है तो घर में नाली रहता था, सीवेज सिस्टम रहता था। ये घर का गंदा पानी निकाल करके मेन सीवेज में जोड़ देता था। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स वगैरह भी लगाई जाती थी। स्ट्रीट लाइट ऑफकोर्स वहां पे बल्ब नहीं रहेगा, मशाले वगैरह का उपयोग होगा। जो ये सड़क रहेगा, सड़क का इस्तेमाल करेंगे हम लोग आने जाने के लिए। ये उस टाइम की बात हो रही है। और नाली का पैटर्न देखिए, ये मेंस का है, हालांकि हम लोग अभी भी नाली बनाते हैं ना, डब्बा नाली बनाते हैं भाई, ये वाला नाली बनता है देखिए।
इस टाइप का। तुम लोग उस टाइप पे नाली बनाते थे, पता है आपको कैसे? ये और ये कर्व ले लेते थे, ये ये कर्व लेते कि पानी इधर से आए तो टकराए मत, बह जाए। अभी भी हम लोग नाली वगैरह देखिएगा ये वाले शेप में बनाते हैं, ये टकराता है, इसलिए तो टूटता भी है ज़्यादा। तो ये उस टाइम के सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे जो इतने एडवांस थे। पहली सभ्यता थी जो पहली बार कपास का उपयोग कर रही है, कपास उगा रही है। तो कपास का इस्तेमाल करने वाले भी ये पहले थे। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन और डेटा है जो मेरे को आपको बताना है। शुरू करते हैं इसको, है ना? तो आपने ग्रिड पैटर्न पद्धति समझ लिया, एकदम शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा। एक-एक पेज में कंप्लीट हो जाए। फ़ायदा क्या करेगा? रिवीजन में आपको आसानी करेगा। वो फैक्चुअल डेटा जो आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ रहे हैं, तो वो मैं कवर करा दे रहा हूँ। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इस टाइप के टॉपिक के ऊपर ना और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाऊँ। क्योंकि देखिए, हम लोग का प्लान है अभी कि आप लोगों को एमसीक्यूज़ ज़्यादा कराने हैं, लेकिन बीच में अगर ऐसे क्वेश्चन्स आते हैं जो आपका एक ही वीडियो में एंशिएंट कवर करा दे रहा है, तो बुरा क्या है? लेकिन उसके लिए आपके कमेंट्स अच्छे होने चाहिए, तभी पॉसिबल। चलिए शुरू करते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, है ना? गलती से शहर मिला हुआ था, पता भी नहीं था। इससे पहले अंग्रेज थे, वो अपना कॉलोनियल जो थ्योरी था वो लगाते थे कि हम लोग आए हैं तुम लोग को समृद्ध और अच्छा बनाने के लिए। हम लोगों को ईश्वर ने वरदान दे करके भेजा है कि जाओ, ये बारबरियन सभ्यता जो है इनको अच्छा बनाओ। बाद में जब सिंधु घाटी सभ्यता मिली कि जब तुम जन्म नहीं लिए थे, जब तुम्हारे परदादा जन्म नहीं लिए थे, उससे पहले हम लोग इतने एडवांस थे, तो उनका जो मिथ था वो टूट गया, है ना? तो इसकी खोज कौन की थी, कब हुई थी, वहाँ से इसको शुरू करते हैं। तो C14 कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी होती है एक, कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी होती है, इसका उपयोग करके इसका एग्जैक्ट एज पता लगाया गया, जो कि 2500 से 1750 ये है। तो कार्बन डेटिंग सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास यही है। ईटा जो रहे या जो इमारत रहे, उसका हम लोग इस्तेमाल करके बता सकते हैं कि इतना समय ये सभ्यता का निर्माण हुआ रहा होगा। दो इसके जो सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र है, सिंधु घाटी इस वजह से बोलते हैं क्योंकि सिंधु नदी के किनारे बसे हुए थे। और सिंधु इस वजह से भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि सिंधु से ही यूनानी लोग सिंधु बोल नहीं पाते थे, है ना? तो इन लोग सिंधु को ही बाद में धीरे से हिंदू कर दिए। तो जो हिंदू शब्द है वो पुराणों में और ग्रंथों में नहीं लिखा हुआ है। सिंधु जो है, सिंधु से आपका हिंदू बना हुआ है और हिंदू से हिंदुस्तान बना हुआ है और हिंदू से उस क्षेत्र में रहने वाले लोग हिंदू कहलाए। सिंधु के बगल में या उस क्षेत्र के साथ रहने वाले लोग ही हिंदू कहलाए। तो हिंदू शुरुआत से देखिएगा, जो रिलीजन है, धर्म है, वो सनातन है। बोला हिंदू इस वजह से जाते हैं क्योंकि उस क्षेत्र के एक हिसाब से आप बोलेंगे भारत और बगल के उपमहाद्वीप में रहने वाले सारे लोग हिंदू हैं। उस हिसाब से पहले के हिसाब से चलेंगे तो, लेकिन फिर बाद में इसको एज़ अ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू अपनाया गया। लेकिन जो मेन रिलीजन है वो सनातन रहेगा, है ना? इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, सिंधु घाटी, है ना? इसके जो 2 बड़े शहर थे उसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। एक था आपका हड़प्पा और एक फ़िल्म भी आई थी, मोहनजोदारो। याद है आपको? मोहनजोदड़ो या मोहनजोदारो, आप 2 नाम से किसी भी नाम से जान सकते हैं। थोड़े बहुत स्पेलिंग में मिस्टेक होंगे, जाने दीजिएगा, अवॉइड करेगा। आपको पता है तो नीचे सही नाम टाइप कर दीजिएगा, ठीक? चलिए शुरू करते हैं। ये 2 स्थल के खोजकर्ता कौन है आपको पता होना चाहिए क्योंकि 2 सबसे बड़े स्थल यही है और दोनों बाय द वे भारत में नहीं है। इस वजह से भी आपको पता होना चाहिए। तो हड़प्पा का जो खोज है वो था राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। राय बहादुर दयाराम साहनी। मोहनजोदाड़ो का जो मोहनजोदड़ो है उसका जो खोज करने वाले जो थे वो था वो थे राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी, ये 2 नाम हो गया। दोनों नाम को आप ध्यान देंगे। मैंने आपको बता ही दिया कि ये दोनों स्थल आपको भारत में देखने को नहीं मिलेंगे। उधर सिंध प्रांत, पाकिस्तान की तरफ, बीच में आपने न्यूज़ सुना होगा। ये इन लोग मोहनजोदड़ो और हड़प्पा वाले स्थल पे पार्टी कर रहे हैं, है ना? जो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें पार्टी किया जा रहा है। तो सोचिए क्या लेवल रहा है उन लोग के करप्शन का। ये स्थल पहुँच गया है कि इतने प्राचीन, जहाँ से मतलब आप मानव की शुरुआत पता कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग पार्टी कर रहे हैं। स्तर सोच के देखिए क्या रहा होगा। ये चीज़ आपका क्लियर है। जब यहाँ बात ही कर रहे हैं,
मैंने बोला कि ये भारत के सबसे बड़े स्थल है, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के सबसे बड़े स्थल। लेकिन भारत में कौन-सा है, जो सबसे बड़ा स्थल है? वो है आपका, यहाँ कर लें क्या? राखी गढ़ी। राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ मिलेगा, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा स्थल है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ये राजस्थान में देखने को मिलेगा। कौन-सी नदी के किनारे मिलेगा, ये भी पता होना चाहिए आपको। तो घग्गर नदी के किनारे ये देखने को मिलता है। और मैंने एक चीज़ और बताया था आपको, धौलावीरा एक क्षेत्र है गुजरात में, जहाँ से 10 सील वाला मुख मिला है, जिसको अभी तक हम लोग डिसिफर नहीं कर पाए। तो धौलावीरा भी आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। राखी गढ़ी घग्गर नदी के किनारे, ये हो गया। अब अगर हम लोग बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता, आपने बताया इतना था, ये सारा चीज़ कर रहे थे, इसके कुछ बड़े शहर भी रहे होंगे, ऑफ कोर्स बड़े शहर थे। तो इसके 6 बड़े शहर थे, है ना? तो इसको हम लोग एक ब्लैंक पेज में करते हैं। इसके 6 बड़े शहर थे। इनका नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक? इसको आप कैसे याद रखेंगे? पहला तो मोहनजोदारो हो गया है, इसको रहने दीजिए, ये आपको याद ही रहेगा। दूसरा हड़प्पा होना था, ये भी आपको याद रहेगा। तीसरा, चौथा, पाँचवाँ और छठवाँ के लिए हम लोग जो एक्रोनिम इस्तेमाल करेंगे वो रहेगा आपका डीआर, यानी कि डॉक्टर, और जी मतलब जी, और ये के, डॉक्टर जी के आप इस्तेमाल करिएगा। डी, डी से आ जाएगा आपका धौलावीरा, जो कि गुजरात में देखने को मिलेगा। आर से राखी गढ़ी, ठीक है? जी से गढ़वारी वाला, गढ़वारी वाला, और के से डॉक्टर जी के, के से एक शहर छूट रहा है, कालीबंगन, ये कैसे छोड़ सकते हैं? कालीबंगन, कालीबंगन वो क्षेत्र है जहाँ से जुटे हुए खेत और नक्काशीदार ईंट वगैरह जो है वो मिले। धोलावीरा, राखी गढ़ी, गढ़वाड़ी वाला और कालीबंगन, ये जो है, ये 6 बड़े शहरों की इनको संज्ञा दी गई है ना? ये हो गया। एक और जगह था जिसको बोला जाता था कि ये इसका फैक्ट्री है, सिंधु घाटी सभ्यता का फैक्ट्री है, उसका नाम था चनहुद्रो। तो ये था सिंधु घाटी सभ्यता का फैक्ट्री वाला शहर, जहाँ मनके बनाने का कारखाना, मनके मतलब बीट्स होता है, तो उसके बनाने का कारखाना आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये सारा इन्फॉर्मेशन हो गया। चलिए कुछ चीज़ें और ऐड ऑन करते हैं। एक क्वेश्चन आपसे और पूछता है कि ऊपर का सबसे ब ऊपर वाला सबसे पूर्व स्थल बताइए, ऊपर वाला उत्तर स्थल बताइए, दक्षिण स्थल बताइए, पूर्वी स्थल और पश्चिमी स्थल। तो सबसे ऊपर जो था, जहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन का ऊपर तक फैलाव था, वो था मांदा। जो कि आपको जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेगा, मांदा, ठीक है? नीचे आप आएँगे तो महाराष्ट्र में दैमाकाबा देखने को मिलेगा, जो कि है महाराष्ट्र में। ये हो गया। इधर आप जाएँगे, इधर यूपी में, ये वाला क्षेत्र, तो यहाँ है आपका आलमगीरपुर। आलमगीरपुर आपको देखने को मिलेगा, यूपी में है ये। और इधर जब आएँगे आपका सूतका केडोर और सूतकोड्डा अलग-अलग नाम से आपको मिलेगा, मैं सूतका लिख रहा हूँ, बस आप ध्यान, ये बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान में है। तो ये वो क्षेत्र हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण तक फैले हुए थे। यहाँ इनका मैक्सिमम फैलाव था, है ना? यहाँ पे आपका मैक्सिमम फैलाव आपको देखने को मिल जाएगा। ये क्षेत्र भी क्लियर है। एक और जगह है, जब हम लोग बात करते हैं ना इसकी पोर्ट सिटी का, है ना? पोर्ट सिटी कौन था भाई, ये बता दीजिए। तो ये सूत्का केडोर जो आपको बलूचिस्तान में दिख रहा है, ये इसका पोर्ट सिटी था। एक है आपका लोथल, लोथल जो कि आपको गुजरात में मिलेगा, भोगवा नदी के किनारे। कौन-सा? भोगवा नदी के किनारे। तो ये जो 2 क्षेत्र है, इसके पोर्ट सिटी है। पोर्ट सिटी से रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन आए हुए हैं, इस वजह से आप ध्यान रखें। सूत्का कोडोर और या सूतकोतदा और लोथल, जो कि आपको गुजरात में देखने को मिलेंगे, ठीक? चलिए अब जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, डेटा है, उसको हम लोग ले लेते हैं, आइए।
यहाँ पे आते हैं दोबारा से नगर नियोजन। तो नगर नियोजन सबसे अच्छा किसका था, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। तो ये आपको देखने को मिलेगा किसका, सभ्यता अपने ग्रिड सिस्टम में और जल निकासी के लिए प्रचलित थी। जल निकासी सबसे अच्छा धौलावीरा का, धौलावीरा गुजरात, इसका जल निकासी आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा, है ना। ये हो गया। तो इसको एक ब्रॉन्ज युगीन, कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते थे, क्योंकि इनको आइडिया नहीं था। आप देखेंगे लोहे का इनको आइडिया नहीं था। अब मैंने इसको कॉपर युगीन भी नहीं बोला, ब्रॉन्ज बोला हुआ है, देख रहे हैं आप। ब्रॉन्ज क्यों बोला गया पता है, क्योंकि ये ब्रॉन्ज बनाते थे भाई, इनकी टेक्नोलॉजी काफी अच्छी थी। ठीक है, ये अफगानिस्तान से टिन मंगाते थे, और राजस्थान से कॉपर मंगाते थे। खिचड़ी माइंस बहुत प्राचीन माइंस है, मिलाते थे और ब्रॉन्ज बनाते थे, और ब्रॉन्ज की मूर्तियां हमको मिली हुई है, यहाँ से हम लोग को पता चलता है। ये हो गया। इनका इनका विशाल स्नानागार भी मिला हुआ है, मतलब बड़ा जो बाथ रहता है ना, वो भी मिला हुआ है। और वो कहाँ मिला हुआ है, मोहनजोदड़ो से। किससे मिला पता है, पक्की ईंटों से बना हुआ। बेक ईंट भी नहीं, बेक किया हुआ नहीं, पक्की ईंटों से। बताऊंगा इसके पीछे का क्या है। तो विशाल स्नानागार हो गया आपका, अन्नागार। अन्नागार मतलब जहाँ पे अनाज रखा जाता है। अन्नागार से ये समझ में आता है ना कि ये जितना उगाते थे उससे ज्यादा स्टोर भी करते थे। स्टोर करेंगे तभी तो विशाल ग्रेनरीज आपको देखने को मिलेगी, और अलग अलग प्रकार के जो फसल थे वो उगाए जाते, जैसे कपास। कपास तो मैंने आपको बताया है। इसके अलावा गेहूं और जौ, जो इनकी प्रमुख फसल थी वो। अच्छा, जल प्रबंधन यहाँ पे लिखा हुआ है ना। ये रहा जल प्रबंधन, किसके लिए प्रसिद्ध कौन है, धौलावीरा, जो कि आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। तो ये कुछ फैक्चुअल डेटा है जो आपको पता होना चाहिए धौलावीरा के बारे में। 10 सील वाला मैंने आपको बताया कि वो मिला हुआ है, जिसको हम लोगों ने अभी तक डिसिपर नहीं किया हुआ है। इसके अलावा हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो राय बहादुर दयाराम साहनी। 1921 में खोज किया गया था। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है, मृतकों का टीला। जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंट कहाँ से मिले हम लोग को, तो कालीबंगन से मिले, जो कि राजस्थान में देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से कालीबंगन भी घग्गर नदी के किनारे ही है। हड़प्पा का बंदरगाह मुख्य कौन था, तो डॉकयार्ड लोथल था। एक और मैंने बताया था आपको, सुतकोददा, वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें मैक्सिमम चीजें हमने कवर की है। चलिए आते हैं आगे। चलिए आगे आते हैं। ये भी हमने कवर किया। अब आते हैं हम लोग यहाँ, देखते हैं। ये देखिए, ये वाली डांसिंग गर्ल, ये वाली स्टेचू, ये मिली हुई है। ये है पशुपति की सील जो मिली हुई है। इसमें पशुपति, ये योगिक पोस्चर आपको दिख रहा है, बहुत जटिल है, कठिन पोस्चर है। अभी भी आप करने का प्रयास करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। और ये क्वेश्चन पूछता है कि इसमें क्या, सील में क्या है क्या नहीं। ये देखिए, गेंडा है, एक सिंग वाला गेंडा देखने को मिलेगा आपको। बाघ देखने को मिलेगा, हाथी के बारे में इनको आइडिया था। कुबड़ा जो सांड रहता है उसके बारे में इनको आइडिया था। गाय भैंस आपको दिख जाएगा, है ना। कुबड़ा, एक कुबड़ा जो सांड रहता है उसका आइडिया था इनको। गाय का आइडिया नहीं था, गाय क्योंकि मिला नहीं है, मतलब इसमें सील में तो नहीं है। गाय को ये महत्व ज्यादा नहीं देते थे। इनका जो ज्यादा महत्व था इन सारे लोगों पे, जानवरों पे था। ठीक है, चलें आगे। सिंधु घाटी सभ्यता वाले, अच्छा चावल के साक्ष्य मैं बताना भूल गया था आपको। चावल तो मिला ही है ना इनके पास से, तो चावल के प्रमुख साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो एक जगह है रंगपुर। रंग बिरंगा चावल, ध्यान रखिएगा ना, यहाँ से आपको याद हो जाएगा। और चूंकि पोर्ट सिटी जो रहेगा वहां से आपको ट्रांसफर भी करना है, तो लोथल। लेकिन सर्वाधिक प्राचीन साक्ष्य जो रहेंगे आपको रंगपुर से ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आर्थिक जीवन इनका कैसा था, मैंने आपको बताया है कि गेहूं और जौ की प्रमुख रूप से खेती करते थे। सिंधुवासी कपास की खेती भी करते थे। क्वेश्चन पूछा हुआ था कि सबसे पहले कपास की खेती करने वाले कौन है, तो सिंधु घाटी सभ्यता वाले ही। लोथल एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। गुजरात अभी भी है, क्षेत्र गुजरात अभी भी बहुत प्रमुख है ना। और धर्म कैसा था इनका, तो ये मातृ देवी की पूजा करते थे, और पशुपति शिव, मातृ देवी और पशुपति शिव, इनकी आराधना करते थे, है ना। ऐसा मंदिर का अब साक्ष्य नहीं मिला है, ध्यान रखिएगा। टेम्पल अगर आपसे पूछ देना
कि क्या मंदिरें मिली है, तो मंदिर नहीं मिला है, मानते थे पूजा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अलग से मंदिर मिला हो, नहीं मिला हुआ। तो मुहरों पे आपको कुबड़ा वाला कुबड़ा बैल वाला जो है वो आपको सांड देखने को मिल जाएगा। एक सींग वाले पशु जो कि गैंडा होता है, उसका भी अंकन आपको जो मुहर है उसमें देखने को मिल जाता है। धातु धातु से संबंधित ब्रॉन्ज के बारे में इनको पता था, और इनको लोहे के बारे में पता नहीं था। अलग किया जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके बाद जो आएंगे वैदिक सिविलाइजेशन वाले, बोला जाता है कि लोहे की खोज उन्होंने की थी और लोहे के बल पे ही इन्होंने जीता हुआ था, पूरा जो भारत का क्षेत्र है वही जीता हुआ था, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन इनको लोहे का ज्ञान नहीं था। कला इनका क्या है, तो मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है। मैंने आपको बताया ना, कांस्य या ब्रॉन्ज इनको पता था, ये तो रहा। ठीक है, तो ये सारा इंफॉर्मेशन है। एक और चीज हम लोग लेंगे कि इनको घोड़े के बारे में नहीं पता था ना, जो डिफरेंशिएट होता है वो यहीं से होता है। बोलते हैं वैदिक सभ्यता वाले अलग थे और बार्बरिक थे शुरू में, बाद में उन्होंने चीजों को जीता और सारा कुछ अपने अंडर में किया। कैसे? लोहे को और घोड़े के वजह से। हालांकि जब सिंगरौली में खुदाई हुई तो फिर ऊपर नीचे हो गया, उसके बारे में हम लोग अगले स्लाइड पे बात करेंगे। आइए, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, सारा सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। हल का टेराकोटा या खिलौना कहाँ से मिला है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो बनावली। ठीक है, घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं, अस्थि पंजर। घोड़े के बारे में नहीं पता, अस्थि पंजर बोला जाता, सूटकोटता नाम का जगह है, मुहरों पे घोड़ा नहीं मिलता। लेकिन मन के बनाने का कारखाना जो कि फैक्ट्री था इनका चंदुड़ो, वहां से मिला हुआ है, क्योंकि वहीं से आप सप्लाई भी तो करेंगे। पशुपति मुहर में किस किस जानवर का अंकन था, तो हाथी था, बाघ था, गेंडा था, भैंसा नहीं था। ये देखने को हम लोग को मिलता है ना। चलिए शुरू करते हैं और आते हैं हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने पूरा समझा हुआ है, वर्षे जब हम लोग करेंगे वैदिक सिविलाइजेशन तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए बहुत सारी भ्रांतियां भी फैलाई गई हैं, अभी मैं आपको डिकोड करके बताता हूँ इसके बारे में। खैर मेरे को बात करना भी था, इस वीडियो के माध्यम से भी बात कर लेंगे। मेन जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन का कारण क्या? आप बोलेंगे इतना एडवांस सभ्यता है, पतन कैसे होगा इनका इतनी आसानी से? इनका बोला गया है पतन होने का जो प्रमुख कारण है, एक था बाढ़, है ना। दूसरा ये बोलते हैं कि लड़ाई हुआ और इनका इकोनॉमिक लॉस बहुत ज्यादा हुआ, बाढ़ के कारण ही खैर इकोनॉमिक डिक्लाइन आएगा। और तीसरा ये लोग बोलते हैं कि आक्रमण किया गया। आक्रमण किन्होंने किया? ये वैदिक सिविलाइजेशन यानी कि जो इस टाइम पे आर्यंस आए उन्होंने आक्रमण किया। ये एक भ्रांति जो है चली आ रही है, इसको थोड़ा सा डिकोड करते हैं भाई, इसको देख लेते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले जो थे, बाढ़, इकोनॉमिक लॉस और आक्रमण के कारण जो थे अस्तित्व में नहीं रहे। तो वैदिक सिविलाइजेशन वाले जो थे आर्यंस, इनके जीतने का प्रमुख कारण क्या रहा होगा? क्योंकि ये इतने ज्यादा एडवांस थे तो वैदिक सिविलाइजेशन वाले जीतेंगे कैसे? तो जो इतिहासकार पहले इन्होंने अपना मत दिया, बोलते हैं कि इनके हाथ में लोहे थे, लोहा इनके हाथ में नहीं था ना। और दूसरा चीज इन्होंने बोला कि लोहे के अलावा इनके पास जो थे वो घोड़े थे, ठीक है, जिन्होंने मतलब इनको जीतने में मदद किया। वो बार्बरिक टाइप की सिविलाइजेशन थी, ये सब और शांत टाइप की सिविलाइजेशन थी, तो इन्होंने इसके बल पे इसको जीता। उसके बाद होती है सिंगरौली में खुदाई, अभी रिसेंट का है, डिस्कवरी में बना भी हुआ है, बनेगा तो जाकर के देखिएगा, कभी बात करेंगे इस पे शॉर्ट्स वगैरह पे, या अलग से ही लेकर के आएंगे इस पे वीडियो की कैसे अ, वैदिक सिविलाइजेशन को जनरली बोला गया है कि ये मिडिल ईस्ट से आए हुए थे। आर्यन जो थे वो मिडिल ईस्ट से आए हुए थे, और मिडिल ईस्ट से आए, फिर यहाँ पे रहे, फिर वैदिक सिविलाइजेशन शुरू किया। फिर वैदिक सिविलाइजेशन जैसे शुरू हुआ, उसके बाद फिर सिंधु घाटी सभ्यता वाले अस्तित्व खतरे में आ गए या नीचे हम लोग चले गए, और हम लोग जो इधर हमारे साउथ इंडियन साइड वाले लोग हैं, हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के जो वंश वाले हैं वो है, ऐसा करके बताया गया। सिंगरौली में खुदाई हुई, सिंगरौली में खुदाई हुआ और वहां पे रथ मिल गया, समझ रहे हैं? रथ रथ है तो रथ चलाने के लिए तो घोड़ा ही चाहिए ना आपको, और रथ मिला है तो लकड़ी का तो होगा नहीं, लोहे का इस्तेमाल हुआ ही होगा। तो रथ मिला और लोहे का उसमें उपयोग भी आपको देखने को मिल रहा है। आपको पता है वो जो रथ की जब कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि उसका डेटिंग पीरियड इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय का है, जबकि वैदिक सिविलाइजेशन आर्यन जो थे तो बाद में आएंगे। तो उस रथ की कार्बन डेटिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम की कैसे हो सकती है? ये प्रश्न चिन्ह लगाता है कि हम लोग को जो बताया गया है वो गलत तो नहीं बताया गया।
ये हो गया, ठीक है। दूसरा, आप देखेंगे कि मतलब ये जो भ्रांति थी, आप ये देखिए, वैदिक सिविलाइजेशन वाले जब भारत आए तो इन लोग सिर्फ जो ऋग्वेद है, जो सबसे प्राचीन ग्रंथ भी बोला जाता है, या बहुत सारे उसमें मंत्र हैं, ऋचाएं हैं, तो वो सारी चीजों की रचना सिर्फ भारत में ही कैसे? आप देखेंगे इनके एक प्रमुख देव थे पशुपति। नाम ही लिखा हुआ ना, पशुपति शिव। और आपको पता है ना कि वैदिक सिविलाइजेशन में भी इनके जो प्रमुख देव कौन रहेंगे? शिव। इतनी सिमिलैरिटी कैसे देखने को मिलती है? तो इस कारण हम लोग बोल सकते हैं कि उस टाइम पे जो अलेक्जेंडर कनिंघम वगैरह रहे होंगे, अपने आप को सुपीरियर साबित करने के लिए, और हो सकता है कि लोगों को लड़ाने के लिए इस टाइप की भ्रांतियाँ हो सकती हैं इन्होंने फैलाई हो सकता है, संभव है। चलिए, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक जो हम लोग को टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखना है, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो हम लोग अगर बात करें प्रकृति, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बनीय सभ्यता थी। एक चीज और याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछता है कि पहला अर्बनाइजेशन कब हुआ था, तो वो हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक, तो ये तो ग्रामीण सभ्यता थी। आपने कभी सुना है कि ग्रामीण सभ्यता वाले नगरीय सभ्यता वाले को पूर्ण रूप से हरा दिए, पराजित कर दिए? लेकिन हिस्ट्री में ऐसा ही लिखा हुआ है। इनका प्रमुख पशु कौन था? तो बैल, कुबड़ा बैल इनका गाय था। गाय को अगन्य बोला गया, अगन्य मतलब ना मारे जाने योग्य पशु। ठीक, इनका प्रमुख धातु जो था वो था आपका कांसा। राजस्थान की खेतड़ी माइन से इन लोग इस लेके आते थे एक, यार टिन चाहिए अपने को, कॉपर चाहिए, कॉपर लेकर के आते थे अफगानिस्तान से, टिन मंगवाते थे, ये मिला करके ब्रॉन्ज बनाते थे। इनका जो प्रमुख था वो था लोहा। पूजा किसकी करते थे? तो ये मूर्ति पूजा, पशुपति, लेकिन मंदिर का अस्तित्व नहीं मिलेगा। तो ऋग्वेदिक में सर्वाधिक शुरुआत में आपको प्रकृति पूजा और यज्ञ देखने को मिलता है। यज्ञ में भी हम लोग अग्नि का महत्व बहुत ज्यादा देते थे, है ना। घोड़ा, घोड़ा का नहीं है इनके पास, साक्ष्य संदिग्ध है, इनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि घोड़े के सहारे और लोहे के सहारे ही बोला जाता है कि इन्होंने राज्यों को जीता हुआ है, ये बोला गया है ना। चले आगे समझते हैं अब हम लोग वैदिक सभ्यता को। आइए, यहाँ पे हम लोग वैदिक सभ्यता की शुरुआत करेंगे। तो वैदिक सभ्यता मुख्य रूप से जो अपने चरम पे थी, वो थी आपका 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, इस टाइम पे प्रमुख रूप से इस टाइम पे अपने चरम पे थी। इससे पहले हम लोग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा ऋग्वेद और बाकी वेदों के बारे में, उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। देखिए, जब वैदिक सभ्यता की आप बात कर रहे हैं, तो वैदिक सभ्यता के माध्यम से जो लोग आएंगे वो अपने आप को कहेंगे आर्य। आर्य को बोला जाता है, आर्य का मतलब ही होता है श्रेष्ठ, है ना। तो वैदिक सभ्यता में भी आप देखेंगे शुरुआत में सबसे पहले ऋग्वेद की रचना होती है, ऋग्वेद की रचना होती है। तो हम लोग जो पहला कालखंड रहता है उसको ऋग्वेदिक काल बोलते हैं, ऋग्वेदिक काल। उसके बाद बाद में आपके बाकी वेदों की भी रचना होती है। तो ऋग्वेद के बाद ऋग्वेद, उत्तर वैदिक काल उसको कहा जाएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद आपको देखने को मिलेंगे। तो ये ऋग्वेदिक काल, और ये है 3 आपका मिला करके उत्तर वैदिक काल, है ना। इसमें अंतर क्या आता है वो भी आपको मैं एक बार के लिए समझा देता हूँ। तो ऋग्वेदिक काल पे जो मुख्य था वो था कि यहाँ पे वर्ण व्यवस्था आपको थी, लेकिन वर्ण व्यवस्था इस वजह से बनाया गया था कर्म के आधार पे, जन्म नहीं, कर्म के आधार पे। मतलब क्या होता था कि आपने 4 वर्ण बना दी, जिसका नाम था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये 4 वर्ण बना दिए, क्योंकि उस टाइम का समाज ऐसा ही था। तो यही 4 वर्ण जो थे समाज में आपके मिले हुए थे, और इसी के आधार पे ही आपका समाज चलता था। ब्राह्मण का मुख्य काम क्या है? पढ़ाना, ज्ञान अर्जित करना, ज्ञान इनके पास सर्वाधिक रहता था। क्षत्रिय का काम क्या रहेगा? उस क्षेत्र की रक्षा करना। इसी वजह से राजा मुख्य रूप से आपको क्षत्रिय देखने को मिलेगा, लेकिन कभी कभी ब्राह्मण भी हो जाते थे। वैश्य जो थे वो शुरू से आपके कहलाएंगे व्यापारी समाज, वैश्य कहलाएगा। और शूद्र जिनके अंदर कोई गुण नहीं है, वो क्या कहलाएंगे? शूद्र कहलाएंगे। ये जन्म से नहीं होता था, ये अपने कर्म से होता था। मतलब मान लीजिए कोई ब्राह्मण है,
उनका जो सुपुत्र रहेगा उसके अंदर व्यापारी वाले गुण हैं। तो उनका जो बेटा रहेगा वो वैश्य कहलाएगा कर्म के आधार पे, और उसका जो बेटा रहेगा वो वही काम करेगा व्यापारी वाला। कोई अगर शूद्र है, उसका अगर कोई बेटा या बेटी रहती है, हाँ, बेटा ही लेकर के चलेंगे क्योंकि पितृसत्तात्मक सत्ता बहुत ज़्यादा थी। तो बेटा जो रहेगा, अगर उसके अंदर लड़ाई करने की गुण है, लड़ाई करने की क्षमता है, तो वो अपने आप को क्षत्रिय कहेगा। मतलब उसके कर्म के आधार पे ये निर्णय होगा कि वो अपना क्या वो जो अपना टाइटल रहेगा वो क्या रखने वाला है। तो अगर कोई शूद्र है, उसका बेटा क्षत्रियो का गुण रखता है, तो अपना क्षत्रियो वाला वो टाइटल इस्तेमाल करेगा। तो ये क्या चल रहा था? कर्म आधारित। इसी के आधार पे सोसाइटी का निर्माण उस टाइम पे होता था, ठीक? बाकी जब इधर वाली व्यवस्था आई ऋग्वेद के बाद, उत्तर वैदिक काल आए, तो यही कर्म आधारित व्यवस्था जो थी वो चेंज हो गई जन्म पे। कैसे होता है जन्म आधारित? मतलब अब जब जो ब्राह्मण रहा, ब्राह्मण का जो बेटा रहा, अब उसके अंदर मान लीजिए कोई गुण भी नहीं है, तो बोलेगा फिर भी मेरा बेटा ब्राह्मण कहलाएगा। जो क्षत्रिय रहा वो बोलेगा उसके बेटे के अंदर अगर कोई गुण भी नहीं है, कोई गुण मतलब शूद्र वाले गुण है या वैश्य वाले गुण है, लेकिन उसके बावजूद बोलेगा कि हम अपने आप को क्षत्रिय ही कहेंगे। तो इसी आधार पे जो व्यवस्था थी वो चेंज होकर के क्या होगी? पूर्ण रूप से जन्म आधारित। तो सबसे बुरी दिशा किसकी होगी पता है आपको? शूद्रों की। और किसकी बुरा दिशा होगी इसकी वजह से? महिलाओं की। क्योंकि महिलाओं की स्थिति खराब हुई कहाँ से? ये जो उत्तर वैदिक काल आया वहां से, है ना? ऋग्वैदिक काल में तो महिलाएं भी यज्ञ में भाग लेती थी, सभा समिति की हिस्सा थी, वो सलाह देती थी, राजाओं के साथ बैठती थी। महिलाओं की स्थिति और खराब होनी शुरू हो गई। तो ये जो व्यवस्था थी, ये व्यवस्था जो थी कर्म आधारित से चेंज होकर के क्या हो गई? जन्म आधारित हो गई। अब यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। हो सकता है यहाँ पे कुछ कमेंट सेक्शन में लोग आए, नीचे कुछ शब्दों का प्रयोग भी करें, लेकिन इसको सुनिएगा, इंटरेस्टिंग है। हम लोग जब बात करते हैं कि आपने देखे बहुत सारे लोग रहते हैं, बोलते हैं हम लोग जो है पवित्र कुल के हैं, ये वाला बात होता है। तो आप सोच करके देखिए, जब हम लोग का ऋग्वैदिक काल था वहां पे कर्म आधारित था, तो आपका जो लास्ट पीढ़ी रहा है, अभी ऋग्वैदिक काल का जो लास्ट पीढ़ी रहा है वो या तो ब्राह्मण रहा होगा, क्षत्रिय रहा होगा, वैश्य रहा होगा या शूद्र रहा होगा। उस लास्ट पीढ़ी से पहले वाली पीढ़ी और उसके पहले वाली पीढ़ी, उसकी पहले वाली पीढ़ी, क्या आप बोल सकते हैं कि वो पीढ़ी भी आपकी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र रही होगी? आप बता ही नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं? हो सकता है 4 पीढ़ी पहले तक आपका जो वो रहा होगा, आपके जो फ़ोरफ़ादर रहे होंगे वो शुरू, ज़रूरी नहीं है कि शुरू में ही ब्राह्मण रहे, हो सकता है आपके फ़ोरफ़ादर शूद्र रहे हों, आपके फ़ोरफ़ादर हो सकता है क्षत्रिय रहे, हो सकता है फ़ोरफ़ादर आपके वैश्य रहे हों या ब्राह्मण रहे हों। तो बाद में जब ऋग्वैदिक का अंतिम चरण आ रहा था, वहां पे निर्णय हुआ कि इसके बाद जो पीढ़ी आएगी वो यही ही रहेगी। उससे पहले फ़ोरफ़ादर कौन रहे होंगे आपके? कभी सोचा है आपने? सोच करके देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि हम लोग सब तो एक ही हैं। बस समाज के आधार पे हम लोग गोल-गोल घूम रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक? तो ये है आपका वर्ण व्यवस्था जो बाद में आपको देखने को मिलता है। ठीक, चलिए आपने ये समझ लिया, ऋग्वैदिक काल समझ लिया आपने, उत्तर वैदिक काल समझ लिए। जब आप ये देख ही रहे हैं, तो और कुछ चीज़ें देखते हैं। जब हम लोग ऋग्वेद की बात करते हैं, तो इनको पढ़ने वाले को कुछ बोला जाता था, इससे क्वेश्चन आपका पूछता है। तो ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या बोला जाता था? होत्र बोलते। यजुर्वेद, यजुर्वेद, उद्रांत, उद्रांत या अध्वर्यु, अध्वर्यु, अध्वर्यु। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, उद्रांत। देखिए, होत्र, अध्वर्यु और उद्रांत, ये 3 आपको देखने को मिलेंगे अथर्ववेद का जाकर। तो ये पढ़ने वालों को ये बोला जाता है। और जब आप इसके बाद बात करें तो इससे संबंधित आपको उपवेद भी देखने को मिलेंगे, है ना? उपवेद भी होते थे, उसको भी हम लोग एक बार के लिए देख लेते थे। उपवेद जैसे ऋग्वेद से क्या निकला हुआ है, आप इसका बहुत उपयोग भी करते हैं। ऋग्वेद से जो निकला हुआ है वो है आपका आयुर्वेद। ठीक। ऋग्वेद, यजुर्वेद आता है, यजुर्वेद से जो चीज निकला हुआ है वो निकला हुआ है धनुर्वेद। धनुर्वेद। और सामवेद से जो निकला हुआ गंधर्व वेद। और अथर्ववेद से जो निकला हुआ है वो निकला हुआ शिल्प वेद।
शिल्प वेद मतलब मूर्ति कला जो निकली है ना, शिल्प वेद वही होता है। चलिए ये भी हमने समझ लिया। अब एक चीज और है जिससे क्वेश्चन आता है, उसको भी हम लोग को हाईलाइट करना बहुत आवश्यक है। इसको मैं शॉर्ट में कराऊंगा आपको, उसको आप लोग को लिखना है ना। उपवेद पूछता है आपका कि ऋग्वेद से आयुर्वेद किससे संबंधित है, ऐसा करके क्वेश्चन आता है। भारतीय कला में देखिएगा हम लोग के पास शास्त्रीय संगीत है ना, शास्त्रीय संगीत सारा ये सामवेद आपको दिख रहा है, म्यूजिक इसी से संबंधित है। ठीक, ये क्वेश्चन पूछता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए ऋग्वेद यजुर्वेद इतने जटिल हैं, इतनी सारी ऋचाएं हैं, इतने सारे मंत्र हैं, समझना पढ़ना मुश्किल है। अब क्या किया जाए? तो हम लोगों ने क्या किया, वेदों को समझने के लिए अलग से कुछ ब्राह्मण्स बनाए, है ना? ब्राह्मण शब्द जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ब्राह्मण व्यक्ति से बात नहीं हो रही है, हमने उनको और बेहतर तरीके से समझने के लिए ब्राह्मण की रचना की। जैसे ऋग्वेद से संबंधित कौन-सा ब्राह्मण है? यजुर्वेद से संबंधित कौन-सा है? अथर्ववेद से, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है आपका। तो ऋग्वेद से संबंधित कौन है? ऐतरेय, कौशिकी और सांख्य। स्पेलिंग पे मत जाइएगा। कौशिकी और सांख्य, ठीक है? ऐतरेय, कौशिकी और सांख्य। और वैसे ही आता है यजुर्वेद से कौन-सा संबंधित हो? शतपथ और तैत्तरीय। शतपथ और तैत्तरीय, ये हो गया शतपथ और तैत्तरीय। उसके बाद आपसे पूछता है सामवेद से कौन संबंधित है? तो पंचविश, पंचविश है, षड्विश है, छांदोग्य है और जैमिनी है। छांदोग्य और जैमिनी, ये हो गया। और लास्ट क्या बच गया अपना? अथर्ववेद। इससे संबंधित है एक जिसका नाम है गोपद, गोपद। ये तो ये ब्राह्मण जो है इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहां से आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है? ये भी क्लियर हो गया होगा, ये सारा चीज हम लोगों ने समझा हुआ है, कौन किससे संबंधित है, क्यों है, हमने बहुत डिटेल में देखा हुआ है। चलिए पहले अच्छा स्क्रीनशॉट के लिए किन्होंने बोला था, ये लीजिए आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से इसका। चले आगे, चलिए वापस आते हैं, अब फैक्चुअल डेटा देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं, है ना? गायत्री मंत्र से हम लोग को शुरू करना पड़ेगा क्योंकि ऋग्वेद को सबसे प्राचीन ग्रंथ बोला जाता है। ऋग्वेद वो है जहाँ पे संस्कृत का प्रयोग होगा, तो लिखित में सबसे प्राचीन जो है हमारे पास वो है ऋग्वेद, वो है। तमिल को लेकर के भी होता है, अभी ऋग्वेद को ही लेकर के चलिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ऋग्वेद में आपको एक ऋषि मिलेंगे, विश्वामित्र इनका नाम है। नाम सुना है आपने? ठीक है? ऋषि मिलेंगे जिनका नाम है विश्वामित्र, जिन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, है ना? जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें कितने मंडल हैं? सबसे पहले ध्यान रखिएगा, 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल है और 1028 सूक्त आपको देखने को मिलेंगे। ये हो गया। अब इसी 10 मंडल में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन से मंडल में क्या है? जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख कौन से मंडल में है? तो 10वें मंडल में, ऐसे करके मंडल से क्वेश्चन पूछता है। आते हैं विश्वामित्र, ये दिख गए आपको। आपको पता है कि विश्वामित्र ने ही गायत्री मंत्र की रचना की है, ये आपको पता है। तो गायत्री मंत्र कौन से मंडल में है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो तीसरे मंडल में, थर्ड मंडल में आपको गायत्री मंत्र देखने को मिलेगा, है ना? जो इतिहासकार है वो, एक चीज बताऊंगा आपको लास्ट में, सातवें मंडल में, सातवें मंडल में युद्ध का उल्लेख है जिसको बोला जाता है दशरथ युद्ध, दशरथ युद्ध, जिसमें 10 राजाओं का युद्ध हुआ था और राजा सुदास जो थे उनकी जीत हुई थी। नौवें मंडल में देवता सोम के बारे में है, नौवें मंडल में देवता सोम के बारे में जानकारी मिलती है। और जो 10वां मंडल है इसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में है। वर्ण व्यवस्था, हालांकि वर्ण व्यवस्था मतलब वो कर्म आधारित वाला जो मैंने आपको बताया, है ना? कर्म आधारित वाला वो जो मैंने आपको बताया वो है आपका। तो ये हो गया दशरथ युद्ध, ये जो है मंडल से क्वेश्चन आते हैं।
इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। चलिए कुछ फैक्चुअल डेटा और देखते हैं, समझते हैं। देवता, सर्वाधिक कौन से देवताओं के बारे में जानकारी है? तो इंद्र। ऋग्वेद का टाइम है ऑफकोर्स, तो हम लोग सबसे ज्यादा ऋग्वेद में इंद्र के बारे में जानकारी मिलती है। इनको पुरंदर भी बोला गया। पुरंदर मतलब क्या होता है पता है? पुरंदर मतलब होता है किलाओं को ध्वस्त करने वाला। इससे इसके आधार पे भी जो इतिहासकार उस टाइम पे थे उन्होंने अनुमान लगाया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले बनाते थे किला, और इंद्र जो थे वो थे किलाओं को ढहाने वाले। इसके आधार पे ये हुआ कि वैदिक सिविलाइजेशन वाले सिंधु घाटी सभ्यता वालों को हराए होंगे। इस टाइप से तो कंक्लूजन भी बने हैं कुछ, ठीक है। तो ये पुरंदर, समझ गए। अग्नि, मध्यस्थता का महत्व दिया जाता था। अग्नि एक साधन था, एक माध्यम था, जिसके तहत अगर आप चढ़ावा चढ़ा रहे हैं तो ऊपर जो गॉड है या डेमी गॉड है उन तक पहुंचेगा, ये बोला गया है। नदियों में अगर आपसे पूछा जाए तो सिंधु का सर्वाधिक महत्व था। सरस्वती नदी का भी बहुत ज्यादा उल्लेख है, पवित्र नदी मानी गई है। राजनीतिक संघर्ष की आप बात याद करें तो दशरथ युद्ध, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, 10 राजाओं का युद्ध था। जो पुरुषनी कौन सी नदी के किनारे हुआ था पूछेगा तो रावी करिएगा। और इसमें राजा सुदास जो था उनका जीत हुआ था। उसके बाद उन्हीं के ही क्लैन जो थे आगे आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। वही क्लैन से भरत की वजह से ही फिर बाद में जो था इस क्षेत्र का नाम भारत पड़ा, उसी क्लैन। वो रामायण कालीन वाले जो राजा भारत थे वो नहीं है, वो 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ उसमें फिर बाद में जो भरत रहेंगे उनके नाम से भारत का नाम भारत पड़ेगा, याद रखिएगा इसको। ठीक। तो गायत्री मंत्र रचयिता पूछते हैं, बता देंगे, विश्वामित्र है। अघन्य, ना मारे जाने योग्य पशु, ऑफ कोर्स गाय है ना। और वर्ण व्यवस्था कहाँ पे दिया गया है? तो आप बता देंगे आराम से कि 10वें मंडल में ये दिया हुआ है, इसमें भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। क्लियर है यहाँ पे? सारा इन्फॉर्मेशन तो हमने कर लिया है यहाँ पे। चलिए अगले पेज पे चलते हैं, कुछ और चीजें देखते हैं। परिवर्तन का दौर, उत्तर वैदिक काल, कुछ बदलाव आएंगे, कुछ बदलाव, है ना। तो आइए, सबसे पहले सामाजिक बदलाव। वर्ण व्यवस्था में कर्म की जगह पे जन्म आधारित हो गया, जो मैंने आपको समझाया, है ना। और यहीं से अपनी गोत्र व्यवस्था शुरू हुई। अपने आप को जो लोग थे वो उच्च क्लैन का, उच्च गोत्र का समझना शुरू कर दिए। लेकिन आप सोच करके देखिए, आप जब कर्म आधारित व्यवस्था थी, तो जब व्यवस्था चेंज हुई होगी, उसके बाद आप अपने फोर फादर का सोच करके देखिएगा, क्या वो शुरू से उसी क्लैन के रहे होंगे? डेफिनेटली नहीं। ठीक है। नए वेद आए जिसमें यजुर्वेद आता है, जिसमें वैदिक कर्मकांड के बारे में दिया गया है। सामवेद संगीत के बारे में है। अर्थवेद जिसमें जादू टोना औषधि वगैरह के बारे में जानकारी दी गई है। दर्शन की रचना हुई। दर्शन मेनली इसको बोला जाता है वेदांत, क्योंकि वेदों का अंतिम भाग है तो वेदांत बोला जाता है। यहाँ से उपनिषदों से ये निकला, जिसमें आत्मा ब्रह्म के ऊपर चर्चा किए। नचिकेता यम संवाद है, कठोपनिषद में देखने को मिलता है। नचिकेता यम संवाद किसमें देखने को मिलता है पूछा हुआ है, कठोपनिषद करिएगा। लोहे का प्रयोग हुआ, कृषि के लिए भी हुआ और युद्ध के लिए भी हुआ, और यही इनके जीतने का कारण भी था, ये भी बोला जाता है ना। दर्शन या वेदांत पूछेगा, दर्शन की वैसे वीडियो में मैंने कराया है आपको। टोटल 108 है वेदांत, उपनिषद जो है 108 है। ठीक। आर्टिफैक्ट कुछ देखते हैं। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है पूछेगा, मुंडकोपनिषद संगीत का जनक। सामवेद है, तमसोमा ज्योतिर्गमया विधर्ण्यक उपनिषद में देखने को मिलेगा। नचिकेता यम संवाद जो है वो देखने को मिलेगा हम लोग कठ उपनिषद में देखने को मिलेगा। तो ये है हमारा वैदिक सभ्यता। सारा चीज देख लिया हमने इसमें। चलिए सारा चीज देख लिया, कुछ तुलनात्मक अध्ययन देखते हैं। पूर्व बनाम उत्तर वैदिक काल, है ना। तो पूर्व में आप देखेंगे इंद्र और अग्नि देव की ज्यादा महत्व थी, और उत्तर वैदिक में आप देखेंगे तो प्रजापति, विष्णु और रुद्र संप्रदाय याद है आपको? विष्णु संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, लड़े पड़े हैं, जबकि दोनों सनातन धर्म के अंतर्गत ही आ रहे हैं, वो यही हो रहा है। ये भी ध्यान रखेंगे। वर्ण व्यवस्था, तो वर्ण व्यवस्था पहले तो लचीली थी, कर्म आधारित थी। जिसके पास जो कर्म मिला हुआ है उसके आधार पे आप अपना वर्ण रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं था। कठोर हो गई, जन्म आधारित हो गई। बोला गया कि जो मैं जिस कुल का हूँ मेरा बेटा भी उसी कुल का होगा, ये चला गया। स्त्रियों की स्थिति, विदुषी महिलाएं इसमें देखने को मिलेंगी आप। लोपामुद्रा, कुछ इन्होंने मंत्रों का जो है सृजन भी किया हुआ है। गार्गी, गार्गी संवाद बहुत महत्वपूर्ण है, जरूर देखिएगा इसको। सभा में प्रवेश कर सकते थे। गिरावट, आना जाना बंद, इनकी दिशाओं में बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिला। प्रमुख क्षेत्र कहाँ थे?
तो पंजाब रीजन में ये गंगा यमुना दोआब वाले क्षेत्र में आ गया। शासन क्षेत्र सभा समिति का नियंत्रण होता था और राजा का शक्ति में वृद्धि हो गया। राजा के पास पूरा शक्ति चला गया। जब सभा समिति का बात ही कर रहे हैं तो सभा समिति समझ लीजिए क्या थी। सभा और समिति, देखिए ये वो सभाएं थी, ये सभा समिति वो लोग थे जहां पे ये राजाओं को दिया करते थे सलाह। तो सभा जो थी वो श्रेष्ठ लोगों का समूह था और समिति जो थी वो समाज के सामान्य लोगों का समूह हुआ करता था और दोनों में स्त्रियों का प्रवेश था। जैसे मैं बात कर रहा हूं कि स्त्रियां इसका भाग थे, आप समझ गए होंगे कि ये पूर्व वैदिक काल से संबंधित ही हो सकता है क्योंकि उत्तर वैदिक काल में तो स्थिति में गिरावट देखने को मिला हुआ है। सभा समिति का ये है, ये भी क्लियर है। आइए परीक्षा से संबंधित कुछ चीजें देख लेते हैं। इंद्र युद्ध का देवता बोला गया है, वर्षा कराते हैं। से प्रजापति जो थे उसकी ओर स्थानांतरण हो गया है ना। वर्ण व्यवस्था कठोर हुई, जन्म आधारित बन गए। लोह का प्रयोग ने कृषि एवं समाज को बदल दिया। फिर इसी लोहे के प्रयोग के कारण सेकेंड अर्बनाइजेशन होता है जिसको बुद्ध काल में होता है। अगला तो बुद्ध काल ही है, उसी को देखना है अपने को। चलें आगे, आगे चलते हैं, कुछ चीजें और समझते हैं। आइए, हमने पाषाण देखा, सिंधु घाटी सभ्यता देखा और हमने वैदिक काल देखा हुआ है। इसके बाद जो आएगा, है ना, इसके बाद आता है आपका महाजनपद काल। 16 महाजनपद रहते हैं, जन रहता है, फिर पद रहता है, फिर महाजनपद बनते हैं। जन होगा, फिर जनपद होगा, फिर महाजनपद बनेगा, ये होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है। 1500 आर्यों का आगमन, ये सारा चीज हमने समझ लिया। 1000 बीसी वो डेट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो पुराने इतिहास हम लोग लेकर के चलते हैं कागजों वाला, उसके हिसाब से लोहे की खोज यहाँ पे हुई। सिंगरौली वाले इंसिडेंट को ऐड कर देंगे तो और पहले चला जाएगा ना। अभी जो लिखा हुआ वही लेकर के चलिए। 600 बीसी आसपास में महाजनपदों का उदय हुआ और धार्मिक आंदोलन कुछ हुए थे। अब इसके कारण भी बोले गए हैं अलग अलग कि वर्ण व्यवस्था इतनी कठोर थी। जो ऊपर के वर्ण थे जैसे ब्राह्मण थे वो अपनी स्थिति तो एंजॉय कर रहे हैं, पूर्ण रूप से वो भी सही नहीं है। लेकिन जो नीचे के व्यवस्था के लोग थे, जो क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, उन्होंने आंदोलन किया। अब खुद तो नहीं कर सकते थे तो लोगों को पीछे से मोटिवेट किया या लोगों को पीछे से फंड किया, तब जाकर के ये धार्मिक आंदोलन जहाँ पे बुद्धिज्म और जैनिज्म है ऐसा बोला गया। तो इसको भी हम लोग समझते हैं क्या हुआ होगा, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे देखिए, महाजनपद का उदय कराना है। तो हम लोग का पहले ग्राम थे, ग्राम छोटा होता था, ग्राम से फिर जनपद बनेगा, फिर जनपद से महाजनपद बनेगा और फिर इस महाजनपद से एक अखंड भारत बनेगा। तो 16 महाजनपद आपको देखने को मिलेंगे। ग्राम से जन, जन से जनपद, फिर जनपद से 16 महाजनपद बन चुके थे। एक बहुत शक्तिशाली, दो बहुत अवंती आपने सुना होगा, एमपी में पड़ता है ना, उज्जैन वाला क्षेत्र है। और आपने मगध सुना होगा, मगध का उदय अब बड़ा चैप्टर है। तो मगध और अवंती के बीच में बहुत लड़ाई थी, लेकिन एट लास्ट मगध की जीत होती है, अवंती को तबाह कर देते हैं। 16 महाजनपद होते हैं और 16 महाजनपदों के बारे में कहाँ से पता चलता है? एक है बौद्ध ग्रंथ जिसका नाम है आपका अगुंतर निकाय। यहाँ से अपने को 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। और एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्रम, यहाँ से हम लोग को 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। फिर एक राजा आएगा जो पूरे के पूरे 16 महाजनपद को जीतेगा और बोलेगा ये एक भारत है। वो राजा कौन रहेगा पता है? वो रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो काम रहेगा वो अखंड भारत देना, इस वजह से बोलते हैं अखंड भारत जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य इनकी देन है, ठीक। चलिए आते हैं, समझते हैं। यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें देख लिए, आते हैं। कर्म कांडों की जटिलता ने एक वैचारिक क्रांति को जन्म दे दिया जिसने बौद्ध और जैन धर्म का उदय किया। यही द्वितीय नगरीकरण का दौर था। द्वितीय नगरीकरण का मुख्य रूप से दौर इस वजह से भी होगा क्योंकि बदलाव बहुत सारे देखने को मिले। ईंटें जो थी कैसे इस्तेमाल हो रही हैं, मृत भांड जो होते हैं, जो पॉटरीज होते हैं, वो कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं, वो सारी चीजों को ध्यान दिया जाता है। परीक्षा के हिसाब से क्या महत्वपूर्ण है? बौद्ध और जैन धर्म का उदय वैदिक कर्मकांडों के खिलाफ वैचारिक प्रतिक्रिया थी और द्वितीय नगरीकरण जैसे कि गंगा घाटी में लोहे की तकनीक, कृषि विकास और शहर का उदय हुआ। इस कारण हम लोग इसको सेकंड अर्बनाइजेशन बोलते हैं। ये मेंस का है, मेंस आधारित है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलें शुरू करें। महात्मा बौद्ध के बारे में देखते हैं, लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है इनको। शुरू करते हैं।
कहाँ से हुआ था इनका जन्म, परिचय, पूरा हर एक चीज़ देखेंगे। तो जन्म 563 ईसा पूर्व 483 में इनका निधन हो गया, देहांत हो गया 80 वर्ष की उम्र में, है ना? जीवन यात्रा अगर हम लोग देखें तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, सांग्य वंश से थे। लुम्बिनी अगर आपको ध्यान नहीं रहेगा तो ध्यान रखिएगा, नेपाल में है। नेपाल क्यों ध्यान रखेंगे मैं बताऊँगा इससे पीछे। गृह त्याग किए थे उस चीज़ को ये बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। शुरू से राजा ने बहुत अच्छे से इनको पाला था, है ना? इनके जो पिता थे बहुत अच्छे से इसको पाले थे। कुछ चीज़ें और हम लोग को ध्यान रखने योग्य है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इनकी पत्नी का नाम क्या? तो वाइफ थी यशोधरा और जो बेटे थे उनका नाम था राहुल। ठीक है? अब क्या होता है, कहानी सुन लेते हैं पहले। क्या होता है कि शुरू से राजा जो रहते थे उसको एकदम अच्छे से पाले-पोसे बड़ा किए हैं। अब इनको कभी दुःख तकलीफ आने ही नहीं दिए क्योंकि पहले भविष्यवाणी हुई थी कि ये जो आपका बेटा रहेगा वो गृह त्याग कर देगा। सत्य की खोज में जाएगा, गृह त्याग कर देगा। तो वो कोशिश किए थे कि कभी भी इनको किसी भी प्रकार का तकलीफ ना हो। लेकिन ये शहर में निकल जाते हैं। जब शहर में निकलते हैं तो इनको 4 चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे 4 चीज़ों को करते हैं। एक जो रहता है आपको बूढ़ा आदमी देखने को मिलता है ना? पूछते हैं कि ये क्या है? ये कौन है? तो बताते हैं ये बूढ़ा आदमी। पूछते हैं मेरे के साथ भी ऐसा होगा क्या? बोलते हैं हाँ, आपके साथ भी होगा जो उनका सेनापति रहता है, मंत्री रहता है। दूसरा व्यक्ति जो रहता है वो रहता है आपका रोग पीड़ित। तो फिर पूछते हैं कि ये क्या है? इसको क्या हुआ? तो बताते हैं ये रोग है। ये क्या मेरे को भी होगा? हाँ, मेरे को भी होगा। तीसरा जो रहता है एक मरा हुआ, मरणावस्था पे आदमी देखने को मिलता है। फिर पूछते हैं ये क्या हुआ? ये उठ क्यों नहीं रहा है? तो मंत्री बताते हैं कि महाराज ये जो है वो मर चुका है। मर चुका है का मतलब समझाते हैं, बोलते हैं कि इंसान का शरीर जो है वो नाशवान है, नाशवान होता है, खत्म हो जाता है, दोबारा जन्म होता है। अब ये चिंतित हो जाते हैं इन तीनों को देख कर के। चौथी अवस्था रहती है वो रहती है एक साधु की अवस्था। साधु को देखते हैं। तो ये इतना खुश क्यों है? बूढ़ा भी है फिर भी इतना खुश क्यों? तो बताते हैं ये साधु है। तो फिर पूछते हैं कि ये क्या है? ये क्या करने का प्रयास करता है? बोलते हैं ये सत्य की खोज करने का प्रयास कर रहा है। तो फिर यहाँ से ये अपना दिशा जो रहता है चेंज करते हैं और फिर बाद में 29 वर्ष की आयु में 29 वर्ष भी मेंशन कर लें। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर देते हैं। गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है? महाभिनिष्क्रमण कहा गया है और फिर अपना पहला गुरु बनाते हैं। पहला गुरु का नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा। पहला गुरु है ये, जिसका नाम रहता है अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम साहब से आप याद रख सकते हैं। अब्दुल कलाम से ये जो है सांख्य दर्शन की शिक्षा लेते हैं। ठीक है? आलर कलाम के बाद इनके जो दूसरे गुरु रहते हैं रुद्र राम ये रहते हैं। ठीक है? रुद्र अ, रुद्र करामपुत्र इनके दूसरे गुरु रहते हैं। दोनों गुरु का नाम ध्यान रखेंगे। 29 वर्ष की आयु, 6 साल की कठिन तपस्या। पहले तो ये पता करते हैं कि मतलब मेरा उद्देश्य क्या है और मेरे को ये सारी चीज़ें करने की आवश्यकता क्यों है। तो इनको पता चलता है कि 4 आर्य सत्य हैं, इससे मेरे को बाहर जाना है। इसको मेरे को पार पाना है। तो 4 आर्य सत्य जो कि इन्होंने ग्रंथों से ही लिया गया था, वेदों से ही लिया था, मतलब था दुःख है, दुःख का कारण है, तीसरा दुःख का निरोध संभव है और चौथा था निरोध के उपाय। निरोध के उपाय हैं। तो ये 4 चीज़ था। तो दुःख है, दुःख का कारण है। जब दुःख का कारण पता करने निकलते हैं, तो ये अपनी फिलॉसफी को डेवलप करते हैं, अपने दर्शन को डेवलप करते हैं और दुःख का कारण बताते हैं प्रत्यक्ष समुत्पाद, जिसको मैंने आपके फिलॉसफी के वन शॉट वीडियो में कवर किया होगा। जो हम पहले बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो फिलॉसफी का वन शॉट वीडियो देखिएगा। जो मैंने 24 वीडियो का मेंशन किया, उसी लिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो दुःख का कारण क्या है? प्रतीत समुत्पाद। तो एक के आगमन से दूसरे की उत्पत्ति, तो इसके पीछे जाते हैं। तो आपने कारण पता कर लिया। एट लास्ट दुःख का जो प्रमुख कारण रहता है, वो रहता है अविद्या। लास्ट बता दे रहा हूँ आपको, अविद्या। अविद्या के कारण ही हम लोग बार-बार जन्म लेते हैं और फिर मरते हैं। यही रहता है, अविद्या।
तो निरोध के उपाय भी होने चाहिए। अब जब दुख का निरोध संभव है तो निरोध के उपाय भी होने चाहिए, तो निरोध के उपाय भी ये निकालते हैं। निरोध का उपाय जो इनका रहता है वो रहता है अष्टांग मार्ग। अष्टांग मार्ग, मेक श्योर करिए अष्टांग मार्ग को पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछता ही है। अष्टांग मार्ग क्या है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। अष्टांग मार्ग में क्या क्या आ जाता है आपका, जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मान, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो ये अष्टांग मार्ग है, इससे आपकी तृष्णा नष्ट हो जाएगी और आप अविद्या से बाहर आ जाएंगे और दोबारा जन्म नहीं लेंगे। बुद्ध का मानना था कि आप अपने जीवन को जीते हुए ही इस अविद्या से बाहर आ सकते हैं। ठीक है, तो इनका आत्मा पे भरोसा नहीं है, ध्यान रखिएगा। पुनर्जन्म पे मानते हैं लेकिन आत्मा में नहीं मानते। ठीक, तो ये आपने समझ लिया, कि हमने पूरा देख लिया कि ये अष्टांग मार्ग का क्या है और प्रतीत समुत्पाद, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ जिसको बोला गया है इंग्लिश में, वो सारा क्या है। ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान कहाँ प्राप्त होता है, बोध गया में, बोधि वृक्ष के नीचे। पहला उपदेश कहाँ देते हैं, सारनाथ में देते हैं, है ना। और जो पहला उपदेश देते हैं उसको ये बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन, कुशीनगर में जहरीला खाना रहता है, उसको खाने की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है, और जो इनका जो मृत्यु होता है उसको बोला जाता है महापरिनिर्माण। महापरिनिर्माण दिवस भी मनाया जाता है, कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा दिन है महापरिनिर्वाण। एक क्वेश्चन जो पूछता है वो ये पूछता है कि ये कौन से भाषा में सर्वाधिक जो है अपना ये जो था उपदेश दिए थे, वो था आपका पाली। पाली आपको क्यों याद रखेगा, कैसे याद रखना है, नेपाली से। नेपाली से पाली आपको ध्यान रहेगा, इसलिए मैंने ऊपर नेपाली लिखा था, नहीं तो उसका जरूरत है ना। इन्होंने क्या किया था, वेदों की सत्ता और आत्मा को नहीं माना, जो मैंने आपको बताया। अनात्मवाद को मानते थे, आत्मा के ऊपर मानते ही नहीं थे। मध्यम मार्ग का उपदेश देते थे। शुरू में मानते थे, शुरू में बोलते थे कि क्षणिक है, कोई भी चीज जो है वो एक क्षण से ज्यादा की नहीं रहती है, क्षणिक हुआ। दर्शन में हमने कवर किया है। फिर बाद में इनको और बेहतर करके इन्होंने बोला कि मध्यम मार्ग का हमको अनुसरण करना चाहिए, ना ज्यादा लेफ्ट जाइए ना ज्यादा राइट जाइए, जैसे मैं सेंटर में खड़ा हूँ वैसे सेंटर में खड़े रहिए, और वो देश और अपना जीवन जो रहेगा मध्यम मार्ग के हिसाब से जिए। अब जबकि इनका कुशीनगर में मृत्यु हो गया था, है ना, तो बौद्ध संगति का आयोजन होता है। पहले इसको देख लीजिए, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। सर्वाधिक उपदेश से भी क्वेश्चन आता है। मल जो देश था, मलल करके जो देश था वही है कुशीनगर, वहीं पे इनकी मृत्यु हुई थी। और बौद्ध संगीति का देखते हैं क्या स्थिति था। ये सारा चीज हमने समझ लिया है, सारा चीज हमने यहाँ पे समझा हुआ। चले आगे चलते हैं और बौद्ध संगीति को देख लेते हैं, और वहां पे ये पिटक को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, क्या हुआ था, कैसा हुआ था, पिटक क्या था। आइए, तो बौद्ध संगीति का क्या खेल है इसको समझ लेते हैं। ठीक, अब क्या हुआ था, बौद्ध सभाएं हुई थी। कब हुई थी, सबसे पहली सभाएं हुई थी जब, सभाएं लिख रहे हैं हम लोग, जहाँ पे गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई, वहाँ पे बौद्ध सभाएँ हुई थी। बहुत सारे राजा थे जो बौद्ध धर्म को मानते थे, तो उस टाइम पे एक बहुत प्रसिद्ध राजा था जिसका नाम था अजातशत्रु। तो 4 बौद्ध समितियाँ हुई हैं, इसको हम लोग देखते हैं। इन्होंने जो बोला है उसको संकलित तो करिए तभी तो बनेगा, ठीक है? तो सबसे पहले उस टाइम पे मगध का शासक था जिसका नाम था अजात शत्रु। इसके टाइम पे पहली बौद्ध समिति हुई थी, और ये कहाँ हुआ था ये पूछता है, तो राजगृह, राजगृह पे हुआ था। कब हुआ था पूछेगा, 483 में हुआ था। ईसा पूर्व है नहीं है, 483 ईसा पूर्व, बीसी इसको लिख लेते हैं तो कंफ्यूजन आपको होगा। तो इस संगीति का, ये समिति का या सभा का जो अध्यक्ष था वो कौन था, वो था आपका महाकश्यप। महाकश्यप। अब इस समिति में किया क्या गया था, निकला क्या था, ये भी आपको ध्यान होना आवश्यक है। इससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, पहले भी पूछा हुआ है, दोबारा भी पूछ सकता है। अगर इस सभा से अगर मैं पूछूं कि क्या निकल करके आया, तो हम लोग देखते हैं सूत पिटक और विनय पिटक, वो इसी जगह से, इसी सभा से निकल करके आया। सूत पिटक, और एक है आपका विनय पिटक, ये दोनों इसी से ही निकल करके आए। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सूत पिटक, विनय पिटक, अधिम्य पिटक 3 थे, तो ये किससे संबंधित थे, तो अधिम्य पिटक जो है
वो दर्शन जो बौद्ध के जो दार्शनिक विचार थे उससे संबंधित है। विनय पिटक जो है, विनय पिटक जो आप देखेंगे ये संघ से संबंधित है, बौद्ध संघ जो था उससे संबंधित है। और सूत पिटक आप देखेंगे बौद्ध के जो उपदेश है, उपदेश दिए गए हैं, शिक्षाएं दीक्षाएं दी गई है, उसको संकलित किया गया। तो पहली सभा से हम लोग को ये सफलता हाथ लग गई है। चलिए आगे चलते हैं, दूसरी सभा से देखते हैं। अजात शत्रु के बाद इसके बाद दूसरी सभा का आयोजन होता है काला अशोक। ये भी मगध से ही चल रहा है अभी भी, काला अशोक। ठीक है, अशोक नहीं है ये, ध्यान रखिएगा, अशोक बाद में आएगा। तो ये सभा कहाँ हो रही है? ये हो रही है आपकी वैशाली में। वैशाली में कब हो रही है पूछेगा तो 483 था ना, इसको करिए 383 बीसी में देखने को आपको ये मिलेगा। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सबा कामी, सबा कामी, सबा कामी इसके अध्यक्ष थे। इसमें क्या देखने को मिला, इससे क्या निकल करके आया? बस हुआ सभा, इतना ध्यान रखिएगा, कुछ एक्स्ट्रा ऐसा अलग से निकल करके इसमें नहीं आया। अगला हम लोग अगर देखने का प्रयास करें तो वो था तृतीय बौद्ध समिति, जिसका जो हेड था, राजा था उस टाइम पे था, वो था अशोक। जब अशोक आ रहा है तो कहाँ होना चाहिए? पटना। पटना लिख रहा हूं मैं, पाटलिपुत्र कर लीजिएगा, समझ जाइएगा। पटना या पाटलिपुत्र आपका सही है ना। और ये कब हुआ था? तो अशोक जब शासन में आया होगा उसी टाइम हुआ होगा, 255 बीसी में देखने को मिलेगा। इसका अध्यक्ष कौन था? तो था मोगलीपुत्तिस। मोगलीपुत्तिस, मोगली लिख रहा हूं, समझ जाइएगा। इस वाली सभा से जो निकल करके आया वो निकल के अध्यम पिटक, तुत पिटक, विनय पिटक हो गया था। अध्यम पिटक आपको यहाँ से देखने को मिल गया। और चौथी बौद्ध संगीति जो थी वो हुई थी राजा कनिष्क के समय में, कुषाण वंश। और ये हुआ था कश्मीर में। कश्मीर में देखने को मिलता है, कश्मीर कर लीजिएगा या कुंडल वन कर लीजिएगा, एक ही बात है। एक एडी में देखने को मिलता है, आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, एट एडी में, एनो डेमोनी बोलते हैं इसको, देखने को मिलता है। और वसुमित्र या अश्वघोष, वसुमित्र या अश्वघोष इसकी अध्यक्षता किए थे। इससे क्या निकल करके आया वो बता देता हूँ, ये महत्वपूर्ण है। इससे जो महत्वपूर्ण चीज निकल के आई वो थी हीनयान और महायान। ये दो अलग अलग शाखाएं जो थी बुद्धिज्म की वो निकल करके आई, हीनयान और महायान। इसको गूगल करिएगा और पढ़िएगा, इसको मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो हीनयान और महायान दो शाखाएं निकल के आई। तो वह मध्यकाल चल रहा था तो वहां वज्रयान करके शाखा भी निकल करके आएगी, इसमें नहीं, आगे मध्यकाल पे वज्रयान नाम का शाखा, ठीक है। और एक और भीमयान। तो बुद्धिज्म का चार शाखा है, ये भीमयान यानी कि भीमराव अम्बेडकर साहब को मानने वाले लोग, वज्रयान, भीमयान, हीनयान, महायान, चार यान आपको देखने को मिलेंगे। तो ये है आपका बौद्ध सभाएं जो एग्जाम में अक्सर पूछता है, इसलिए टाइम लेकर के हमने इसको कवर किया हुआ है। क्लियर है? चलें आगे। आगे चलेंगे तो हम लोग को देखना पड़ेगा महावीर स्वामी, है ना। महावीर स्वामी बहुत महत्वपूर्ण है। 540 ईसा पूर्व में इनको देखने को आपको मिलेगा महावीर स्वामी। लेकिन मेन जो है ना महावीर स्वामी, मतलब जैनिज्म, जैनिज्म ज़्यादा पुराना है ना? जैनिज्म तो मे बी शायद महाभारत के आसपास का है। तो जो महावीर स्वामी थे, जैन के गुरु, इनको बोला जाता तीर्थंकर। तो महावीर स्वामी वो 24वें नंबर के थे। इससे पहले 23 और आ चुके थे। पहले थे ऋषभदेव, 23वें थे पार्श्वनाथ और 24वें क्रमांक के जो थे वो थे महावीर स्वामी, है ना? एक और ध्यान रखिएगा, 22वें क्रमांक के जिसका नाम था अरिष्टनेमी, 22वें क्रमांक के जिनका नाम था अरिष्टनेमी, है ना? इसको भी आप ध्यान रखिए। चलिए, यहाँ पे लिखा ही हुआ है, ऋषभदेव हो गए, 23वें क्रमांक के पार्श्वनाथ, अंतिम महावीर स्वामी थे, ये 24वें क्रमांक के। जीवन इनका जन्म कहाँ हुआ? तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ। और मृत्यु पूछता है कहाँ हुआ था? पावापुरी में आपको देखने को मिलेगा। ये क्या होता है, इनके माता पिता जी की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद ये अपने जो बड़े भाई रहते हैं जिनका नाम होता है नंदीवर्धन, उनसे आज्ञा लेकर के ये
ज्ञान की खोज में निकल जाते हैं, है ना? ज्ञान की खोज में निकल जाते हैं। लेकिन अब यहीं पे हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं, इनके पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम था यशोदा और इनकी जो पुत्री थी उनका नाम था प्रियदर्शिनी। ठीक है, कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। पिता का नाम था सिद्धार्थ, माता का नाम था त्रिशला। ये हुए महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, इनके जो पत्नी थी इनका नाम था यशोदा और इनकी जो बेटी थी इनका नाम था प्रियदर्शिनी। प्रियदर्शिनी, ये नाम। ये हो गया, हमने बना लिया। ठीक है, और बड़े भाई रहते जिनका नाम था नंदीवर्धन। ठीक है, 30 वर्ष की आयु में ये घर त्याग देते हैं, अपने बड़े भाई की आज्ञा ले लेते हैं। 6 साल लगे थे ना गौतम बुद्ध को, तो इनको लगते हैं लगभग 12 साल। तो 12 साल की कठिन तपस्या करते हैं, उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है उसके बाद फिर ये अपने उपदेश देना शुरू करते हैं। तो वो पाली में दे रहे थे, तो ये किस में उपदेश देंगे? प्राकृत में। ठीक है, आपको दर्शन वाला वीडियो देखना पड़ेगा, याद रखिएगा। दर्शन वाले वीडियो के बिना बौद्ध और जैन जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। बहुत सारी चीजें जो इंसाइट है वो दर्शन वाले वीडियो में मिलेगा। लास्ट में मैं प्रयास करूंगा आपको लिंक दे दूं। तो इनका मानना है, ये त्रिरत्न को मानते हैं। याद रखिएगा, मैंने आपको दर्शन में पढ़ाया है कि जो ये है जैन धर्म वाले, वो सबसे ज्यादा जिसके ऊपर विश्वास करते हैं वो है आत्मा। ये ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, ये आत्मा के ऊपर विश्वास करते हैं। इनका मानना है आत्मा हर जगह है। जैसे महावीर स्वामी को ये क्यों मानते हैं, इसको भी समझिए। महावीर स्वामी ने क्या किया था? अपनी आत्मा को स्वतंत्र और बंधन मुक्त कर दिया। मतलब क्या होता है? मोक्ष का मतलब जो मैं अभी तक समझ पाया हूँ, जितने दर्शन की बुक्स पढ़ी हैं उसके आधार पे, हमारे शरीर में आत्मा है। हमारे शरीर में आत्मा का प्रवेश हुआ। फिर आत्मा जो है हमारे सेंस ऑर्गन के जरिए चीजों को देख रही है, सुन रही है, महसूस कर रही है। जब आप अपने बंधन से, मतलब आत्मा को आप शरीर के बंधन से मुक्त कर देंगे, उसको मोक्ष बोला गया है। इसमें ये बोलते हैं इसको कैवल्य। तो जब आप आत्मा को शरीर के बंधन से मुक्त कर देंगे, उस वाली अवस्था पे आत्मा दोबारा जन्म नहीं लेगी। इस वाली अवस्था ही कहलाती है मोक्ष की अवस्था। इस चीज को ध्यान रखिए। तो ये जो वो आत्माएं हैं जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया है, सिर्फ और सिर्फ उसको मानते हैं। क्लियर है? तो इसी वजह से ये सेंसेस का उपयोग करते हैं, सेंस ऑर्गन्स का उपयोग करते हैं, इंद्रियों का उपयोग करते हैं। हमारे अंदर इंद्रियां हैं, हमारे अंदर सोचने समझने की शक्ति है, क्षमता है। हमारे अंदर वो क्षमता है कि हम अपने आत्मा को मोक्ष की द्वार तक ले जा सकते हैं। बाकी जीव जानवर पे ये चीज लागू नहीं होता। ठीक है, तो इसी वजह से ये किस आत्मा को मानते हैं? ये उस आत्मा को मानते हैं जो बंधन से मुक्त हो गई। इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे। तो ये मानते हैं कि आत्मा ही सर्वज्ञाता, सर्वशक्तिशाली, सर्वमान है, हर जगह अवेलेबल है, हर जगह मौजूद है, उसको हर चीज पता है। ये त्रिरत्न के ऊपर विश्वास करते हैं, जिसका नाम है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक जब आचरण का बात करते हैं तो आचरण में आपका पंच महाव्रत आ जाता है। पंच महाव्रत आ जाता है, जिसमें जिसको गांधी जी ने भी कॉपी पेस्ट किया है, याद रखिएगा। सत्य, अहिंसा। सत्य अहिंसा तो आप समझते ही हैं। अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना। अपरिग्रह, उतनी ही संपत्ति रखें जितनी जरूरत है। और ब्रह्मचर्य, ठीक है, ब्रह्मचर्य का जीवन जो है व्यतीत करें। तो ये पंच महाव्रत होता है। बौद्ध धर्म में भी आपके त्रिरत्न होते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न मैंने नहीं बताया क्या आपको? लिख लीजिए इसको भी। बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध, धम्म और संघ, ये त्रिरत्न है इसके। ठीक, आइए इसको वापस से देखते हैं। तो हमने यहाँ पे समझा हुआ है बाकी सारी चीजें क्या है। इनका मानना है, देखिए, जो ज्ञान होता है हमारा वो आंशिक होता है। हमको कभी भी पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि एक एग्जाम्पल अच्छा इन्होंने दिया है। ठीक है, बंद रूम में हाथी को रख दीजिए और लोगों को लेकर के जाइए और बोलिए कि टच करके बताइए आप कि ये कौन सा जीव या जानवर है। जो सूर टच करेगा वो बोलेगा सांप है। जो दांत टच करेगा वो बोलेगा गेंडा है। जो पूंछ टच करेगा बोलेगा गाय है।
पे टच करेगा वो बोलेगा दीवाल है, पैर टच करेगा तो बोलेगा खूंटा है, कान टच करेगा तो नहीं पता क्या है, कुछ ना कुछ तो होगा। तो जब तक आप सारे लोगों के ज्ञान को एकत्र नहीं कर देते, तब तक आप बता ही नहीं पाएँगे कि वो हाथी है। क्वेश्चन तो ये भी आता है कि अगर आँख वाले लोग देखें तो? तब भी आपका ज्ञान आंशिक ही रहेगा, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति आपको कभी नहीं हो सकती, ये जैन धर्म वालों का मानना है। तो इनके इस आंशिक ज्ञान को या आंशिक ज्ञान का जो थ्योरी है, उसको ये बोलते हैं स्यादवाद, और इसी को समझाने का जो इनका तरीका है, उसको ये क्या बोलते हैं? अनेकांतवाद। ठीक है? नए अनेकांतवाद, स्यादवाद, तो ये तरीका है। सिर्फ और सिर्फ ज्ञाता ही है जो सर्वज्ञ ज्ञान का मालिक हो सकता है, जो कि इन्होंने माना है कि वो कौन है? आत्मा, जीव। जीव या आत्मा दोनों एक ही है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक? फिर बाद में जैन से संबंधित भी कुछ समितियाँ होती हैं, सभाएँ होती हैं, इसको भी हम लोग ध्यान रखते हैं। चलिए, देखते हैं। जैसे ये तो आपने समझ लिया, पूरा मैं जितना था डिटेल मैंने आपको सारा जैन धर्म से संबंधित बता दिया। जैसे प्रथम जैन संगीति होता है, वो कहाँ होता है? तो पाटलिपुत्र में होता है। स्थूलभद्र जो रहते हैं, इसकी अध्यक्षता करते हैं। जैन धर्म की 2 शाखाएँ हैं, है ना? एक है आपका अ, दिगंबर, है ना? स्थूलभद्र वाले, एक हैं आपके दिगंबर और दूसरे हैं आपके, का नाम भूल रहा हूँ मैं, श्वेतांबर, सॉरी, श्वेतांबर, श्वेतांबर, स्पेलिंग पे मत जाइएगा। श्वेत कपड़े पहनने वाले स्थूलभद्र के फॉलोअर श्वेतांबर, एक है दिगंबर, जो नग्न रखने वाले, है ना? ये है दिगंबर। आचार्य विद्यासागर महाराज, आपने नाम सुना होगा, बड़ा नाम है, नहीं सुने तो सर्च करके पढ़िए उनके बारे में। तो ये दिगंबर, श्वेतांबर सफेद कपड़े पहनने वाले, दिगंबर नग्न रहने वाले। तो श्रवण बेलगोला में आपको बाहुबली की मूर्ति देखने को मिलती है, इस वजह से ही बनाई गई है और इसी रूप ऐसे ही आपको देखने को मिलेगी। ठीक, तो ये हो गया। आइए आगे चलते हैं, कुछ और चीजें समझते हैं। जैसे प्रथम जैन संगीति कब हुआ था? तो वो था आपका पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में कब हुआ था? स्थूलभद्र के द्वारा कराया गया था। और कब हुआ था? तो 300 ईसा पूर्व हुआ था, बिफोर क्राइस्ट। इससे भी क्वेश्चन आया है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। दूसरा जो है वो 6वीं शताब्दी एडी में हुआ था, वल्लभी गुजरात, क्षमा श्रवण, 6 एडी, वल्लभी गुजरात में, और अध्यक्षता करने वाले थे क्षमा श्रवण। तो ये 2 इंफॉर्मेशन जो संगीति से संबंधित है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। बाहुबली की मूर्ति कहाँ पे है? गोमतेश्वर, श्रवणबेलगोला, केरल में आपको देखने को मिलेगा, कर्नाटक में, सॉरी, वहां पे आपको ये देखने को मिलता है। तो ये हो गया आपका जैन दर्शन या जैन धर्म, हम लोग जो देख रहे हैं, है ना? कुछ समानताएं हैं, कुछ सिमिलैरिटियां हैं, डिफरेंसेस है, उसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानताएं हैं? दोनों नास्तिक हैं। नास्तिक का मतलब क्या होता है, इसको समझिएगा। नास्तिक का मतलब ये होता है कि वेदों पे विश्वास नहीं करते। नास्तिक मतलब ईश्वर पे विश्वास नहीं करते हैं वाला नहीं है बात। तो कॉज़ एंड इफेक्ट थ्योरी के हिसाब से जाएँगे, जब बुद्धिज़्म में ये बोला गया है कि आपका दोबारा जन्म होगा। दोबारा जन्म, पुनर्जन्म पे तो विश्वास करते हैं ना। किसके आज्ञा से होगा? किसके परमिशन से होगा? वेदों के परमिशन से नहीं होगा, इतना मेरे को पता है, लेकिन होगा। ये होता है आपका नास्तिक। ये नास्तिक है दोनों, है ना? दोनों कर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं और पुनर्जन्म के ऊपर। एक चीज़ बताता हूँ, बौद्ध धर्म वाले आत्मा के ऊपर भरोसा नहीं करते, और आप जैन धर्म को देखेंगे तो इनकी पूरी सत्ता ही आत्मा से टिकी हुई है। ये आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो मार्ग क्या है? बौद्ध और मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हैं। जैन धर्म कठोर तपस्या का अनुसरण करते हैं। आपने सलेखना विधि सुना होगा, आचार्य विद्यासागर महाराज या चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सुना होगा, जिन्होंने सलेखना विधि से प्राण त्यागे थे। तपस्या पे बैठते हैं, तप पे बैठते हैं, शरीर उस लेवल का होना चाहिए ना, तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करते, जब तक शरीर खुद से अपना त्याग ना कर दे। बहुत बड़ा बात होता है, ठीक है? सलेखना विधि, और आज के डेट में भी है। आचार्य विद्यासागर महाराज के बारे में मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बस सर्च करिए, आपको पता चलेगा। ईश्वर, बौद्ध धर्म नास्तिक है, ईश्वर के बारे में पूछते हैं तो मौन हो जाते हैं, है ना? जैन धर्म जो है ईश्वर को मानते हैं, और लेकिन किस ईश्वर को? तो आत्मा है, उसको ईश्वर के रूप में मानते हैं। बौद्ध दर्शन पाली भाषा में है, जैन दर्शन प्राकृत में है।
और मोक्ष, बौद्ध धर्म मानता है कि इसी जीवन में निर्वाण संभव है। जैन धर्म मानता है कि मृत्यु के बाद ही कैवल्य की प्राप्ति हो सकती है। ये हो गया। एक चलिए मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, मैंने क्लास में डाला था हालांकि। बौद्ध धर्म मानता है कि पुनर्जन्म हो सकता है और जो अविद्या या तृष्णा को मुक्त कर, तृष्णा से मुक्त हो गया, वो दोबारा जन्म नहीं लेगा। आप गौतम बुद्ध को इस वजह से मानते हैं या गौतम बुद्ध के इस वजह से फॉलोवर हैं या लोग मानते हैं क्योंकि उन्होंने तृष्णा को खत्म किया और अपने आप को अविद्या से बाहर निकाला। सीधा सा मतलब ये है कि गौतम बुद्ध जो रहेगा दोबारा जन्म नहीं ले सकते क्योंकि अपने तृष्णा से वो बाहर आ चुके हैं, अविद्या से बाहर आ चुके हैं। लेकिन जातक कथाएं ये बोलती है कि गौतम बुद्ध का दोबारा जन्म होना शेष है, पुनर्जन्म होना शेष है। नाम बताता हूँ आपको मैं किस रूप में इनका जन्म होना शेष है। इनके लिखा हुआ है देखिएगा यहाँ पे। जैसे बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्म की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बौद्ध ने सांख्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इनके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। लेकिन अगर वो अविद्या से बाहर आ चुके हैं तो मैत्रेय और अनाम बुद्ध के रूप में जन्म कैसे लेंगे? ये विरोधाभास है। ये जो जातक कथाएं बनाए हैं उन लोग के ऊपर हो सकता है ये लागू हो, उनको पता ना हो कि मुख्य क्या है ना? जैसे आप हीनयान, महायान देखेंगे तो आपको बहुत अंतर देखने को मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। ज्ञान और कला का विरासत, कुछ फैक्चुअल डेटा है। शिक्षा का केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध दार्शनिक केंद्र था, विश्व प्रसिद्ध केंद्र था। इसकी स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त ने करवाई थी। फिर नालंदा विश्वविद्यालय को खिलजी, क्या नाम था उसका, खिलजी नाम था, याद नहीं आ रहा। स्थापत्य सांची का स्तूप। जब मौर्य बोल रहा हूँ, बुद्ध की मृत्यु हो गई तो उनके शरीर को 8 भागों में विभक्त किया गया और स्तूपों का निर्माण जो था वो कराया गया था। तो सांची का स्तूप जो है वो सर्वाधिक प्राचीन भी और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध भी है ना? बौद्ध कला का श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। गांधार और मथुरा कला का संबंध भी कनिष्क के समय था और बौद्ध की मूर्ति जो थी, गांधार, मथुरा कला और अमरावती कला, ये 3 कलाएं थी जिसमें बौद्ध की मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। शून्यवाद के जनक एक क्वेश्चन पूछता है तो वो नागार्जुन कनिष्क के शासनकाल में थे। विश्व शांति स्तूप कहाँ पूछेगा तो करिएगा राजगीर। अजंता की गुफाएं कहाँ पूछेगा, जिसमें बौद्ध की जातक कथाओं के चित्रण का प्रमाण मिलता है। ठीक है, महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। ये है कुछ ऐतिहासिक जगह। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पाकिस्तान वाले साइड पे चला गया, इसको ले लेना चाहिए था 1947 से पहले, इसको अपने साइड में ही कर लेना था। लोथल प्रसिद्ध केंद्र रहा है शुरू से। श्रवण बेलगोला, ये आपको पता है जैनियों का प्रसिद्ध केंद्र रहा है। लुम्बिनी, यहाँ से अपने को देखने को मिलेगा बौद्ध के जन्म का प्रमाण, है ना? और पाटलिपुत्र और नालंदा, इसको तो आप जानते हैं। ये सारा हमने कवर किया हुआ सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के पूरा पाषाण तक। निष्कर्ष आप निकालें, बहुत सारे निष्कर्ष आपको देखने को मिलेंगे। तो ये था आज का वन शॉट वीडियो जहाँ पे हमने कवर किया पूरा कहाँ से कहाँ तक, पाषाण से लेकर के यहाँ तक। इससे पहला वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो में अगर कमेंट्स अच्छे रहे, लाइक्स अच्छे रहे और लोगों को ये पसंद आया तो इसका मैं सेकंड हाफ बनाऊंगा। तो फिर अब एमसीक्यूज का समय शुरू हो चुका है, एमसीक्यूज तो मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा ही। और जो यूट्यूब के जितने भी लोग हैं वो निश्चित रहे इस चीज़ के लिए, आप लोगों के लिए कुछ भी बदलेगा नहीं। जो मेरे को यूट्यूब में डालना है वो डालूंगा ही। लेकिन जो ज्वाइन बटन वाले लोग हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट ऑफकोर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। वो हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका एक लाभ जो रहेगा उनको वो मिलेगा ही। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो पे। कुछ डाउट हो, कुछ संशय हो, कुछ आपको पूछना हो या आपकी कोई रिक्वेस्ट हो, नीचे कमेंट सेक्शन खुला है। कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। क्लास काफ़ी बेहतर रहा, अच्छा रहा। अगले वीडियो पे और बेहतर क्लास करने का प्रयास करेंगे। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो पे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत